दोस्तों, आज आप सुनेंगे अगाथा क्रिस्टी के नॉवल द मोनोग्राम मर्डर्स का तीसरा भाग। अगर आपने इसके पहले के 2 भाग अभी तक नहीं सुने हैं, तो उनको सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। द मोनोग्राम मर्डर्स अध्याय 10। मैं किंग्स हेड सराय से निकला तो बड़ी राहत हुई। बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मेरे सामने लंबा कोट और टोपी पहने एक आदमी तेज तेज चलते हुए जा रहा था। फिर 2 औरतें मेरे करीब से निकलीं। वो भी जल्दी में थीं। उन्होंने मेरी दोस्ताना हेलो को अनसुना कर दिया और बिना ऊपर देखे तेज चाल से चली गईं। जब मैंने अपने पीछे से पुलिस वाला और हैरियट जैसे शब्द सुने, तो मैं सोचने लगा कि ये लोग बारिश से भाग रहे थे या फिर लंदन वाले पुलिस वाले से। इसका सीधा सा मतलब ये था कि जिस वक्त मैं उस बूढ़े वॉल्टर स्टोकले की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त विक्टर मेकिन पिछले दरवाजे से अपनी सराय से बाहर आकर गांव वालों को यहाँ मेरे होने की जानकारी दे रहा था। मैं एस के आकार वाली सड़क पर चलता रहा। मुझसे आगे एक नौजवान एक घर से बाहर निकला। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि ये चश्मे और चकत्तों वाला वही आदमी था जिससे मैं गाड़ी से उतरते ही मिला था। जब उसने मुझे अपनी तरफ आते देखा तो वो ठिठक गया। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, वो हकलाते हुए बोला, मैं बिल्कुल नहीं जानता सर कि उनको किसने मारा। मैं कुछ नहीं जानता। मैंने बताया था ना आपको, मैं तो कभी लंदन ही नहीं गया। मैं यहाँ लंदन के बारे में जानने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या तुम हैरियट सेपल, ईडा ग्रैंसबरी और रिचर्ड नेगस को जानते थे? मैंने उसे पूछा। सर, मुझे डर है कि मैं अभी रुक नहीं सकता। मुझे कुछ काम है। ये आदमी सरेआम मुझे सर कह रहा था। जब हमने पहली बार बात की थी, तब तो ऐसा नहीं था। मैंने उसे कहा, अच्छा क्या हम दिन में बाद में बात कर सकते हैं? नहीं सर, मुझे टाइम नहीं है। अच्छा कल? नहीं सर। ओह, समझा। और अगर मैंने जबरदस्ती की, तो तुम या तो अपना मुंह बंद कर लोगे या फिर मुझसे झूठ बोलोगे, है ना? लेकिन फिर भी मेरे साथ ये चंद बातें करने के लिए शुक्रिया। अधिकतर लोग तो मुझे आते हुए देखते ही उल्टी तरफ चले जाते हैं। इसमें आपका दोष नहीं है सर। लोग डरे हुए हैं। किस चीज से? 3 लोगों की मौत हो चुकी है सर, और कोई नहीं चाहता कि वो अगला मरने वाला हो। इतना कहकर वो फुर्ती से वहां से चला गया। मुझे उससे इस जवाब की उम्मीद कतई नहीं थी। मैं सोचने लगा कि उसे ये यकीन क्यों था कि कोई अगला भी होने वाला था। मैंने पॉयरो के चौथे कफलिंक के बारे में बात करने के बारे में सोचा, जो किसी होने वाले शिकार के मुंह में रखे हुए हो सकते थे, और मेरे गले की नसें एकदम से खिंच गईं। एक और शव तैयार किए जाने की संभावना मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। कुछ देर मैं सड़क पर इधर उधर चहलकदमी करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। मैं अभी किंग्स हेड सराय लौटना नहीं चाहता था, इसलिए गांव के आखिरी छोर तक चला गया, जहां पर रेलवे स्टेशन था। मैं लंदन जाने वाली गाड़ियों के प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि अगर गांव में सभी लोगों ने मुझसे बचने और मुझे अनदेखा करने का फैसला कर ही लिया था, तो फिर आखिर मैं यहाँ क्या कर सकता था। और फिर अचानक मुझे याद आया, चर्च। मुझे चर्च और पादरी और उसकी पत्नी के बारे में भी तो पता करना था। मैं वापस गांव चला गया, इस बार सीधे चर्च की तरफ। वो चर्च होली सेंट्स कहलाता था और शहद के रंग के उसी पत्थर से बना था जिससे रेलवे स्टेशन बना हुआ था। कब्रिस्तान की घास की अच्छी तरह से देखभाल की गई थी। ज्यादातर कब्रों के पास फूल रखे थे जो ताजा ताजा रखे गए लग रहे थे। चर्च के पीछे एक छोटी दीवार थी जिसमें एक फाटक बना हुआ था। उसकी दूसरी तरफ 2 घर दिखाई दिए। एक जो कुछ पीछे को था, पादरी का लगता था, और दूसरा उससे काफी छोटा, लंबा और कम ऊंचा मकान था, जिसका पिछला हिस्सा दीवार से एकदम सटा हुआ था। उसमें पीछे का दरवाजा नहीं था, लेकिन 4 खिड़कियां दिखाई दे रही थीं। इन खिड़कियों से कब्रों के पत्थरों के सिवाय और कुछ नजर नहीं आ सकता था। मेरे मन में विचार आया कि उस घर में रहने के लिए किसी को काफी मजबूत होना पड़ता होगा। लोहे का फाटक खोलकर मैं सड़क की तरफ से कब्रिस्तान में घुस गया। कई कब्रों के पत्थर इतने पुराने थे कि उन पर खुदे नाम पढ़े ही नहीं जा रहे थे। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी एक नए और सुंदर पत्थर ने मेरा ध्यान खींचा, जिसके पास कोई फूल नहीं पड़े थे। और जब मैंने उस पर खुदे नामों को देखा, तब तो मेरी सांस गले में ही अटक गई। ये नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी ये ठीक मेरी आंखों के सामने हो रहा था। पैट्रिक जेम्स आइव, इस इलाके का पादरी, और उसकी प्यारी पत्नी फ्रांसिस मरिया आइव, यानी कि
PJI। जैसा मैंने पोयरो को बताया था, बीच वाला बड़ा अक्षर सरनेम का ही पहला अक्षर था, और ये पैट्रिक जेम्स आइव कभी ग्रेट हॉलिंग का पादरी हुआ करता था। मैंने एक बार फिर से उनकी जन्म और मौत की तारीखें चेक की, ताकि कहीं कोई गलती ना हो रही हो, लेकिन कोई गलती नहीं हो रही थी। पैट्रिक और फ्रांसिस आइव दोनों की ही मौत 1913 में हुई थी। पादरी उस टाइम 29 साल का था और उसकी पत्नी 28 की। ये दोनों एक दूसरे से चंद घंटों के फर्क पर ही बड़े दुखदाई तरीके से मर गए थे। पादरी के नाम के अक्षरों वाले 3 कफलिंक जो ब्लॉक्सम होटल में कत्ल हुए शिकारों के मुंह में पाए गए थे। सत्यानाश! यानी कि पोयरो एकदम सही था। पादरी और उसकी पत्नी का इन मौतों से कोई संबंध था। तो क्या इसका मतलब ये था कि वो उस जेनी नाम की औरत के बारे में भी सही कह रहा होगा? क्या उसका भी इन सब से कुछ लेना देना था? कब्र के पत्थर पर जन्म और मौत की तारीखों के नीचे एक कविता खुदी हुई थी। 14 पंक्तियों की एक छोटी सी कविता, लेकिन ये मेरी जानी पहचानी नहीं थी। मैं उसे पढ़ने लगा। That thou art blamed shall not be thy defect, for slander's mark was ever yet the fair। मैंने ये पहली 2 लाइनें ही पढ़ी थीं कि मेरे पीछे से एक आवाज आई। इसे लिखने वाला विलियम शेक्सपियर है। मैंने मुड़कर देखा, ये करीब 50 साल की एक औरत थी, लंबे पतले चेहरे वाली, कहीं कहीं सफेद धारियों वाले भूरे बाल और सलेटी हरे रंग की गंभीर चौकन्नी आंखें। अपने गहरे रंग के कोट को कसकर अपने बदन से लपेटते हुए वो बोली। इस बात को लेकर बहुत बहस हुई थी कि कविता के नीचे विलियम शेक्सपियर का नाम डाला जाए या नहीं, लेकिन आखिर में यही तय हुआ कि लिखे जाने वाले नाम सिर्फ पैट्रिक और फ्रांसिस के ही हों। ये तय हुआ था कि मेरा मतलब है कि मेरे स्वर्गवासी पति चार्ल्स और मैंने तय किया था, या सच कहूं तो सिर्फ मैंने ही। मगर चार्ल्स मेरा वफादार हिमायती था, चाहे मैं जो भी करूं। हमने ये तय किया कि विलियम शेक्सपियर के नाम को तो लोगों का काफी अटेंशन मिल ही जाता है, और इसीलिए उसे यहाँ खुदवाने की जरूरत नहीं है। अभी जब मैंने आपको यहाँ देखते हुए पाया, तो मुझे लगा कि यहाँ आकर आपको कविता लिखने वाले का नाम बताऊं। ओह, मैंने तो समझा था कि मैं अकेला हूँ। मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, मैंने उससे कहा। असल में मैं दूसरे फाटक से आई थी। मैं उस मकान में रहती हूँ। मैंने अपनी खिड़की से आपको देखा था। मेरे चेहरे पर छाए अजीब भावों को देखकर उसने तुरंत कहा, मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं। मुझे ये नज़ारा बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। मैंने ये मकान लिया ही इसलिए था कि मैं कब्रिस्तान को देख सकूं। उसने ये बात इस तरह से कही जैसे ये एक आम सी बात हो। वो जरूर मेरे चेहरे पर आए भावों को देख और पढ़ रही होगी, क्योंकि इसके बाद उसने जैसे सफाई देते हुए कहा, सिर्फ एक वजह है कि पैट्रिक आइव की कब्र यहाँ से हटा क्यों नहीं दी गई मिस्टर कैचपूल, और वो ये है कि सब जानते हैं कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ और निगरानी कर रही हूँ। मेरा नाम मार्गरेट अर्नस्ट है। आप मुझे मार्गरेट कहकर बुला सकते हैं। तुम्हारा मतलब ये है मार्गरेट कि क्या गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो पैट्रिक और फ्रांसिस आइव की कब्र को छेड़ना चाहते हैं? जी हाँ, मैं उसके पास फूल रखा करती थी, लेकिन मुझे जल्दी ही पता चल गया कि इस बात का कोई फायदा नहीं था। फूलों को खत्म कर देना ज्यादा आसान है, पत्थर के तख्ते को खत्म करने की बजाय। जब मैंने फूल रखने बंद कर दिए, तो उनके पास सिवाय कब्र के पत्थर के और कुछ भी नहीं था तोड़ने के लिए। लेकिन तब तक मैं इस मकान में रहने के लिए आ गई थी, निगरानी करते हुए। ये बात कितनी घटिया है मार्गरेट, कि कोई इस तरह किसी की कब्र के साथ बदमाशी करे। घटिया तो है, लेकिन लोग घटिया होते हैं, आपको पता ही होगा। अच्छा, ये बताइए, आपने ये कविता पूरी पढ़ी कि नहीं? मैं पढ़ ही रहा था कि तभी आप आ गई थी। ठीक है, अब पढ़िए। मैंने कविता को पूरा पढ़ा और फिर मार्गरेट से कहा, कब्र के पत्थर पर खुदवाने के लिए ये कुछ अजीब सी कविता नहीं लगती? हाँ, है तो। लेकिन क्या वाकई आपकी यही राय है मिस्टर कैचपूल? असल में मार्गरेट, बदनामी एक बड़ा भारी सा शब्द है, और इस कविता के मुताबिक अगर मुझे गलती नहीं लग रही, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि पैट्रिक और फ्रांसिस आइव के चाल चलन पर हमले किए गए थे। जी हाँ मिस्टर कैचपूल, किए गए थे, और इसीलिए मैंने इस कविता को चुना था यहाँ लिखवाने के लिए। मुझे नसीहत दी गई थी कि पूरी कविता पत्थर पर खुदवाना बहुत महंगा पड़ेगा, और इसलिए मुझे सिर्फ शुरू की 2 लाइनों से ही तसल्ली कर लेनी चाहिए। लेकिन पैट्रिक और फ्रांसिस ऐसे लोग थे
जो कभी जानबूझकर किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते थे। और मैं जानती हूँ कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए वो सब झूठ और सिर्फ झूठ थे। मैं उनको खुद नहीं जानती थी। चार्ल्स और मैंने उनकी मौत के बाद ये इलाका संभाला, लेकिन गांव के डॉक्टर का यही कहना है, डॉक्टर फ्लावरडे, और ग्रेट हॉलिंग में सिर्फ वही एक शख्स है जिनकी बात और राय सुनने लायक होती है। मैंने थोड़ा चौंकते हुए मार्गरेट से सवाल किया, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि पैट्रिक आइव की मौत के बाद तुम्हारा पति यहाँ का पादरी था? जी हाँ, 3 साल पहले तक वो यहाँ का पादरी था, जब तक उसकी मौत नहीं हुई। अब एक नया पादरी आया है, एक किताबी किस्म का आदमी जिसकी पत्नी नहीं है और जो अपने आप में ही बंद सा रहता है। और ये डॉक्टर फ्लावरडे कौन है? अरे, वो भूल जाइए उनको। मार्गरेट ने जल्दी से इस तरह से कहा, जिसकी वजह से इस डॉक्टर फ्लावरडे का नाम मेरे मन में और भी पक्की तरह से बैठ गया। मैंने ऊपर से लापरवाही दिखाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, भूल जाता हूँ। वैसे ये बताओ कि कब्र पर जो खुदवाना था, उसका काम तुम्हारे जिम्मे क्यों आया? क्या आयव का कोई परिवार नहीं था? बदकिस्मती से ऐसा कोई नहीं था जो काबिल भी हो और इस काम में दिलचस्पी भी रखता हो। मैं एक पल के लिए सोचता रहा, फिर मैंने कहा, देखिए मिसेस अर्नस्ट, मेरा मतलब है मार्गरेट, मैं बता नहीं सकता कि तुमने मुझे किस कदर ये महसूस कराया है कि इस गांव में मेरा स्वागत है। साफ जाहिर है कि तुम जानती हो मैं कौन हूँ, और ये भी जानती होंगी कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। यहाँ पर कोई भी मेरे साथ बात करने को राजी नहीं है, सिवाय किंग्स हेड सराय में एक बूढ़े आदमी के, जिसकी बातों का कोई मतलब किसी को समझ ही नहीं आता। और फिर भी तुम मुझसे इस तरह से दूर नहीं भाग रही हो जैसे बाकी लोग भाग रहे हैं। मार्गरेट मुस्कुराई और बोली, मुझे तुमसे बात करने में कोई परेशानी नहीं है मिस्टर कैचपूल। अच्छा ये बताओ, अभी तुमने किंग्स हेड वाले जिस बूढ़े आदमी का जिक्र किया, क्या उसकी सफेद दाढ़ी है? हाँ हाँ, वही, मैंने कहा। उसने तुमसे इसलिए बात की क्योंकि वो डरता नहीं है। उसे हैरियट, ईडा और रिचर्ड के खूनी से कोई खतरा नहीं है, इसलिए। और तुम्हें, क्या तुम्हें भी कोई खतरा नहीं है? मुझे चाहे खतरा हो या ना हो, मैं फिर भी तुमसे ऐसे ही बात करूंगी जैसे अब तक कर रही हूँ। और उसकी वजह यह है कि मैं थोड़ी अड़ियल किस्म की हूँ। मैं वही कहती हूँ जो कहा जाना चाहिए, और वही करती हूँ जो किया जाना चाहिए। और अगर मुझे लगता है कि बाकी लोग मेरा चुप रहना पसंद करेंगे, तो मैं उसका उल्टा करती हूँ। ये बात तो तारीफ के लायक है मार्गरेट। मार्गरेट हंसी और बोली, ऐसा तुम्हें लगता है? चलो मेरी एक बात का जवाब दो। मेरे चाल चलन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने मन ही मन सोचा, या खुदा, ये औरत वाकई काफी अजीब किस्म की है। मैं इससे अभी अभी तो मिला हूँ। इस तरह की बातों के जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? ऊपर से मैंने कहा, कुल मिलाकर तुम मुझे अच्छी औरत लग रही हो। ये तो बड़ी ही अस्पष्ट सी बात हुई, और थोड़ी छोटी भी। वैसे भी अच्छा होना होता क्या है? मैं तुम्हें बता दूं कि नैतिक रूप में मैंने जो सबसे अच्छा काम किया, वो बिना शक एकदम गलत था। मैं बुरी तरह से हैरान था। ये औरत वाकई बड़ी ही अनोखी और अजीब थी। मुझे उससे और ज्यादा देर तक बातें करने और ज्यादा जानकारी उगलवाने की जरूरत थी। इसलिए मैंने उससे कहा, क्या तुम मुझे अपने घर एक कप चाय पर नहीं बुलाओगी, ताकि हम बारिश से बचते हुए कुछ लंबी बातचीत कर सकें? मार्गरेट अर्नस्ट मुस्कुराई। लगता था उसे मेरी ये दिलेरी भरी बात पसंद आई। फिर भी मैंने नोटिस किया कि उसकी आंखें अब थोड़ी ज्यादा चौकन्नी हो गई थीं। 2 पल के बाद हम उसकी बैठक में बैठे हुए थे। इस कमरे में इतनी किताबें थीं कि उसे एक तरह की लाइब्रेरी भी कहा जा सकता था। एक दीवार पर 3 तस्वीरें लटकी हुई थीं, 2 पेंट की हुई और एक कैमरे से खींची हुई, ऊंचे माथे और घनी भौहों वाले एक आदमी की। मैंने खुद ही सोच लिया कि वो मार्गरेट के स्वर्गीय पति चार्ल्स की होंगी। जब चाय बनकर आ गई और हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए, तो मैंने कहा, अब बताओ, पैट्रिक और फ्रांसिस आइव को क्या हुआ था? नहीं, उसने कहा। क्या मतलब? तुम मुझे पैट्रिक और फ्रांसिस के बारे में नहीं बताओगी? आज नहीं बताऊंगी, हो सकता है कल बता दूं। इस बीच क्या तुम्हें मुझसे कोई और सवाल पूछने हैं? हाँ, सवाल तो बहुत सारे पूछने हैं, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आज और कल में क्या बदल जाएगा? असल में मैं सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहती हूँ मिस्टर कैचपूल। तुम एक पुलिस वाले हो और एक कत्ल के केस पर काम कर रहे हो, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं जो भी जानती हूँ तुम्हें बताऊं।
लेकिन तुम्हारे उस केस से पैट्रिक और फ्रांसिस आइव का क्या लेना देना है? मैंने गंभीर स्वर में कहा। उन तीनों मरने वालों में से हर एक के मुंह में सोने का एक एक कफलिंक मिला है और उन तीनों कफलिंक्स पर पैट्रिक आइव के नाम के इनिशियल्स खुदे हुए थे, PJI। अब तुम समझी कि मुझे पैट्रिक आइव में क्यों दिलचस्पी है। मेरी इस बात पर वो किसी भी तरह से हैरान, परेशान या घबराई हुई नहीं दिखाई दी, जो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। जैसा मैंने कहा, शायद कल बताऊंगी। क्या आप चाय और लेना पसंद करेंगे मिस्टर कैचपूल? उसने कहा। मैंने कहा कि हाँ, मैं चाय और लूंगा। वो फिर से कमरे से बाहर चली गई। जब वो वापस आई तो मैंने उसे शुक्रिया कहा और पूछा कि क्या वो मुझे हैरियट, ईडा और रिचर्ड के बारे में कुछ बता सकती थी। उसने बहानेबाजी की जरा भी कोशिश नहीं की और बहुत ही बढ़िया तरीके से मुझे कत्ल के 3 शिकारों में से 2 के बारे में इतना कुछ बता दिया कि डायरी के कई पन्ने भर जाएं। मुझे इस बात पर थोड़ी खीज आई कि जो नोटबुक मैं अपने साथ ग्रेट हॉलिंग लाया था, वो किंग्स हेड सराय में मेरे बक्से में पड़ी हुई थी। अब तो मुझे वहां जाकर अपनी याददाश्त से ही सब कुछ लिखना होगा। मार्गरेट ने जो बताया वो इस तरह से था। गांव की पुरानी कहानी के हिसाब से हैरियट का स्वभाव बड़ा ही प्यारा था। नर्म दिल, दयालु, हमेशा हंसती रहने वाली, दोस्तों और पड़ोसियों की मदद करने वाली, यकीनन एक संत जैसी, जो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचती, जिससे भी मिलती उसके बारे में अच्छा ही सोचती, हर चीज को अच्छी नजर से देखती। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती मिस्टर कैचपूल कि मैं इस बात पर यकीन करती हूँ। इतना परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता जितना हैरियट को बताया जाता है, उसके पूरी तरह से बदल जाने से पहले। कई बार मुझे लगता है कि क्या ये उस फर्क की वजह से था जो उसमें तब आ गया जब वो बन गई जो वो बाद में बन गई थी। मैं मानती हूँ कि जवानी के दिनों में ही अपने पति को खो देना किसी को भी बदल सकता है। हैरियट अपने जॉर्ज के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी और जॉर्ज उसके प्रति। सन 1911 में 27 साल की उम्र में वो मर गया। बस यूं ही एक दिन मरकर वो सड़क पर गिर गया, जबकि हमेशा से उसकी सेहत बहुत अच्छी रही थी। उसके दिमाग में खून का एक क्लॉट था और उसी की वजह से उसकी मौत हुई। 25 साल की छोटी सी उम्र में ही हैरियट विधवा हो गई। ओह, ये तो उसके लिए बहुत बड़ा धक्का रहा होगा, मैंने कहा। हाँ, बिल्कुल। इतने बड़े सदमे का किसी पर भी बहुत बुरा असर हो सकता है। हैरियट के ऊपर भी हुआ। और जैसा कि लोग उसके बारे में बताते थे, वो जितनी दयालु और अच्छी थी, उसके बाद वो उतनी ही बुरी बन गई। असल में प्यारी दयालु हैरियट से मैं कभी मिली ही नहीं। मैं जिस हैरियट सिपल को जानती थी, वो बहुत ही पाखंडी और ईर्ष्या करने वाली थी। वो दुनिया में हर किसी को अपना दुश्मन मानती थी। किसी में भी अच्छाई देखने की बजाय वो सिर्फ और सिर्फ बुराई देखती थी और इस तरह से लोगों से पेश आती थी जैसे उसे उनके अंदर की बुराइयों को ढूंढने और उनको हराने के लिए ही तैनात किया गया हो। अगर गांव में कोई नया इंसान आता तो वो ये मानकर चलती कि वो जरूर किसी न किसी तरह से बहुत ही खराब होगा या होगी। फिर वो औरों को भी अपने इस शक के बारे में बताती और उन्हें चौकन्ना रहने के लिए उकसाती। उसके सामने किसी को भी खड़ा कर दो, कितने भी भले से भले आदमी को, तो वो उसमें बुराई ढूंढ लेती थी। और अगर वो कोई बुराई ढूंढ नहीं पाती तो वो बुराई गढ़ लेती थी अपने मन से। जॉर्ज के मरने के बाद उसे किसी एक चीज में सुख मिलने लगा था, औरों को बुरा बताकर उनकी निंदा करने में। जैसे ऐसा करने से वो खुद एक बेहतर इंसान बन जाएगी। जब भी वो किसी की कोई नई गलती ढूंढ निकालती तो उसकी आंखें ऐसे चमकने लगती जैसे उसे स्वर्ग का खजाना मिल गया हो। ऐसा लगता था जैसे पति के ना होने से उसने टाइम पास करने के लिए ये एक नया जुनून ढूंढ लिया था और वो उसी से चिपके रहना चाहती थी। लेकिन ये एक स्याह, तबाह कर देने वाला जुनून था जो नफरत से पैदा हुआ था। और उससे भी बुरी बात ये थी कि लोग उसकी बातों को सुनते थे और फिर मान भी लेते थे, जो भी इल्जाम वो किसी पर लगाती थी उनको। लेकिन क्यों मार्गरेट? सब उसकी बात क्यों मान लेते थे? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अगली बारी उनकी हो। वो जानते थे कि हैरियट कभी भी बिना शिकार के नहीं होती थी। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी इस नफरत के लिए किसी सेंटर पॉइंट के बिना एक हफ्ता भी जिंदा रह सकती थी। इसीलिए लोग उस बेचारे की निंदा करने में जुट जाते जिसे भी वो चुन लेती थी। इससे उसका ध्यान उन लोगों की तरफ से हटा रहता था। हैरियट का दोस्तों के बारे में यही ख्याल था कि उसके दोस्त सिर्फ वही लोग होंगे जो उसका पूरा पूरा साथ दें
और हर उस आदमी पर दोषारोपण करें जिसे हैरियट ने कसूरवार मान लिया है। जो भी इंसान ऐसा नहीं करता था, वो उसका दुश्मन बन जाता था। और अब क्या मैं तुम्हें ईडा के बारे में कुछ बताऊं? हाँ हाँ, जरूर बताओ, मैंने कहा। ईडा बहुत ही घमंडी थी। दिखावटी तौर पर वो उतनी ही सदाचारी थी जितनी हैरियट, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुदा के उसूलों पर यकीन करती थी और उनसे डरती थी। उसे औरों को तकलीफ देने में खुशी तो नहीं होती थी जैसे कि हैरियट को होती थी, लेकिन एक नेक क्रिश्चियन होने के नाते वो इसे अपना फर्ज समझती थी कि जो कोई भी कोई गलती करे उसे उसके लिए सजा मिलनी चाहिए और पक्के तौर पर मिलनी ही चाहिए। वो हमेशा अपने आप को एक ऐसी औरत की तरह पेश करने पर ध्यान देती थी जो उसूलों पर चलती थी। मुझे उसकी मौत का अफसोस तो है, लेकिन उसने लोगों का बहुत नुकसान किया है। वो मोक्ष में यकीन रखती थी। उसके विचार कुछ इस तरह के थे कि हर गुनहगार को उसके गुनाहों की पूरी पूरी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर कोई गुनाह करके पछता रहा हो तो फिर उसे माफ भी कर दिया जाना चाहिए। और वो आम क्रिश्चियन टाइप के पछतावे पर भरोसा भी कर लेती थी। अच्छा मार्गरेट, ये बताओ, तुमने अभी कहा था कि उसने बहुत बड़ा नुकसान किया था। क्या नुकसान किया था उसने? इस बात का जवाब मैं तुम्हें कल दूंगी। अच्छा, रिचर्ड नेगस के बारे में तुम क्या बता सकती हो? उसके बारे में मैं बहुत कम जानती हूँ। चार्ल्स और मैं जब ग्रेट हॉलिंग आए थे, उसके कुछ ही टाइम बाद वो यहाँ से चला गया था। मेरा मानना है कि वो गांव में काफी रसूख वाला इंसान था। एक ऐसा आदमी जिसकी बात लोग सुनते थे और जिससे नसीहत लेते थे। ईडा ग्रैंसबेरी को छोड़कर बाकी सब लोग उसके बारे में इज्जत से बात करते हैं। जब वो ग्रेट हॉलिंग और ईडा को छोड़कर चला गया था, उसके बाद ईडा कभी भी उसके बारे में बात नहीं किया करती थी। अच्छा ये बताओ, शादी तोड़ना रिचर्ड का फैसला था या ईडा का? रिचर्ड का। और तुम्हें ये कैसे पता कि वो बाद में कभी उसके बारे में बात नहीं करती थी? हो सकता है और लोगों से करती हो। मैंने आपसे वही कहा मिस्टर कैचपूल, जो डॉक्टर एम्ब्रोस फ्लावरडे ने मुझे बताया। उनसे ज्यादा भरोसेमंद इंसान इस गांव में और कोई नहीं है। जो भी हो रहा होता है वो उनको अक्सर पता लग जाता है, अगर वो अपने वेटिंग रूम का दरवाजा खुला रखे होते हैं तो। मुझे पूरे भरोसेमंद जरिए से पता है कि जब रिचर्ड ने ईडा को छोड़ दिया था, तो ईडा ने फैसला किया कि वो कभी उसके बारे में ना तो बात करेगी और ना ही सोचेगी। वो अपनी परेशानी जाहिरी तौर पर किसी को नहीं दिखाती थी। लोग इस बारे में कहते भी थे कि वो कितनी मजबूत और अटल थी, लेकिन उसने तो खुले तौर पर ऐलान कर दिया था कि अब से वो अपना सारा प्यार सिर्फ खुदा के लिए रखेगी। वो उसे इंसानों से ज्यादा भरोसेमंद लगता था। मैंने कंधे उचकाए और कहा, तब तो तुम्हें ये सुनकर जरूर हैरानी होगी कि रिचर्ड नेगस और ईडा ग्रैंसबरी ने गुरुवार की शाम लंदन में ईडा के होटल के कमरे में शाम की चाय एक साथ पी थी। मार्गरेट की आंखें चौड़ी हो गईं। हाँ, इस बात से तो मुझे वाकई बहुत हैरानी होगी। ईडा हमेशा वही किया करती थी जो वो कहती थी, और जितना मैंने सुना है उसके हिसाब से रिचर्ड भी बिल्कुल ऐसा ही इंसान था। ये तय कर लेने के बाद कि ईडा उसे पत्नी के रूप में नहीं चाहिए, यह मुमकिन ही नहीं था कि वो अपना इरादा बदल दे। और ईडा से इस तरह अकेले में मिलने की बात, ये तो किसी तरह से भी विश्वास करने लायक है ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अब क्योंकि हैरियट भी लंदन के उसी होटल में थी, तो मेरे ख्याल से इस शाम की चाय में वो भी जरूर शामिल होगी, है ना? मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। तब तो जरूर उन तीनों को कोई ऐसी बात करनी थी जो उनके लिए उनकी खींची हुई लकीरों से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। क्या तुम्हें कुछ आइडिया है कि वो इम्पोर्टेंट बात क्या हो सकती है मार्गरेट? मार्गरेट ने खिड़की से बाहर कब्रों की कतारों को देखा, फिर एक ठंडी सांस भरते हुए बोली, शायद कल जब तुम मुझसे मिलने आओगे तो मेरे मन में कोई ख्याल आ जाए। अध्याय 11। जिस वक्त मैं मार्गरेट को मनाने की कोशिश कर रहा था कि वो मुझे पैट्रिक और फ्रांसिस की दास्तान बताए, उसी वक्त पॉयरो प्लेजेंट्स कॉफी हाउस में बेट्रेस फी स्प्रिंग को मनाने की उतनी ही असफल कोशिश में लगा था कि वो जो भी याद नहीं कर पा रही थी उसे याद करे और बताए। फी ने थोड़ा उकताते हुए पॉयरो से कहा, मैं आपको उतना ही बता सकती हूँ जितना पहले बता चुकी हूँ। उस रात मुझे ऐसा लगा था जैसे जेनी के साथ सब कुछ ठीक नहीं था। मैंने उस ख्याल को उस वक्त परे धकेल दिया था ताकि उसके बारे में बाद में सोचूं, और अब वो ख्याल कहीं दब गया है और बाहर नहीं आ रहा।
आप मुझे कितना भी तंग क्यों ना कर लें, लेकिन वो बात बदल नहीं जाएगी। ये तो बिल्कुल पक्की बात है मिस्टर पॉयरो कि आपके अंदर पेशेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज फी, उस याद को वापस लाने की कोशिश करो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी वो याद बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। फी स्प्रिंग ने पॉयरो के कंधे के पीछे से दरवाजे की तरफ देखा। फिर बोली, अगर आपको यादों की तलाश है तो जल्दी ही एक आदमी आपके लिए ये लेकर आने वाला है। वो करीब 1 घंटा पहले आया था। एक पुलिस वाला उसे यहाँ लाया था, और क्योंकि वो शाही ठाट से लाया गया था तो मैंने सोचा कि जरूर कोई खास आदमी होगा। आप यहाँ थे नहीं, इसलिए मैंने उसे थोड़ी देर बाद दोबारा आने को कह दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि आज आप एक बार और जरूर आएंगे जेनी को ढूंढते हुए। ओह, क्या उस आदमी ने तुम्हें अपना नाम बताया था? जी नहीं। देखने में काफी शरीफ और शालीन लग रहा था, इज्जत देने वाला। उसी पल कॉफी हाउस का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। उसकी आंखें शिकारी कुत्ते की आंखों जैसे लटकी हुई थी। फी ने पॉयरो को कोहनी से छूकर इशारा किया। वो आ गया। इस बार पुलिस वाला साथ में नहीं है। वो आदमी था रफेल बोबैक, ब्लॉकसम होटल का वो वेटर जिसने कत्ल वाली शाम को उन तीनों को 7:15 बजे चाय सर्व की थी। बोबैक ने यूं ही बिना इजाजत चले आने के लिए माफी मांगी और सफाई दी कि ल्यूका लैजरी ने अपने सारे स्टाफ को कहा था कि अगर कोई जासूस हरक्यूल पॉयरो से बात करना चाहे तो वो उनको प्लेजेंट्स कॉफी हाउस में जरूर मिल जाएंगे। एक मेज पर बैठ जाने के बाद पॉयरो ने पूछा, तो बताओ क्या बताना चाहते हो? क्या तुम्हें कुछ और याद आया है? मैं जितना याद कर सकता हूँ मुझे याद आ गया है सर, और मैंने सोचा कि जब तक वो बात मेरे दिमाग में ताज़ा है तो तभी आपको बता देना बेहतर होगा। कुछ तो आपने पहले ही सुन रखा है, लेकिन मैं उसे बार बार दोहराता रहा। और हैरत की बात है कि अगर आप ध्यान देने लगो, कितनी सारी और बातें याद आ जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था सर, खाने की डिलीवरी मिस्टर नेगस ने ली थी। दोनों औरतें, एक औरत और एक मर्द की बात कर रही थी, जैसा मैंने होटल में बताया था। ऐसा लग रहा था जैसे औरत को उस आदमी ने उम्र में ज्यादा बड़ी होने के कारण छोड़ दिया था। कम से कम मैं तो यही समझा था। लेकिन अब जब मैंने और सोचा तो उनकी कुछ बातें मुझे और याद आ गई हैं। मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद आप खुद ही फैसला कर लें। पहली चीज जो मुझे याद आई है सर, वो ये कि हैरियट सिपल ने कहा था उसके पास कोई चुनाव नहीं था। हाँ क्या भला, वो तो अब उसमें दिलचस्पी भी नहीं रखता होगा। उस औरत ने खुद को ढीला छोड़ दिया है, और वो उसकी माँ की उम्र की है। अगर वो जानना ही चाहती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय उस औरत से मिलकर उससे बात करने के जिस पर वो भरोसा करता था। और ये बात कहकर हैरियट सिपल ठहाका मारकर हंसने लगी थी, और वो हंसी बिल्कुल भी शालीन और सभ्य नहीं थी सर, बड़ी ही ईर्ष्यालु टाइप की हंसी थी। फिर उसने जो भी कहा मिस्टर नेगस ने सुन लिया। उस वक्त मैं और वो हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। फिर मिस्टर नेगस दूसरी तरफ मुड़े और हैरियट से बोले, ओह हैरियट, ये उचित नहीं है। ईडा को बहुत जल्दी चोट पहुंचती है, उसे थोड़ा आराम से बताओ। उसके बाद हैरियट सिपल या फिर वो दूसरी औरत ईडा ग्रैंसबेरी ने कुछ कहा। वो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा सर कि वो क्या बात थी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। फिर जो अगली बात मुझे एक एक लफ्ज याद है वो कई मिनट के बाद हुई, जब मैं उन लोगों के लिए सामान मेज पर सजा रहा था। मिस्टर नेगस ने मिसेस सिपल से कहा था, उसका दिमाग, मैं तो कहूंगा कि उसके पास दिमाग ही नहीं है। मैं तुम्हारे इस दावे को भी नहीं मानता कि वो उसकी माँ की उम्र की है। मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता। इस बात पर मिसेस सिपल हंसी और बोली, हम दोनों में से कोई भी साबित नहीं कर सकता कि हम सही हैं, तो चलो मान लेते हैं कि हम एक दूसरे से सहमत नहीं हैं। और सर, यही वो आखिरी बात थी जो कमरे से बाहर आने से पहले मैंने सुनी थी। वो लोग जो भी बातें कर रहे थे सर, वो अच्छी बातें नहीं थी। जिस औरत की वो बात कर रहे थे उसके लिए उनके मन में द्वेष के सिवाय और कुछ भी नहीं था। पॉयरो ने बड़ी ही गर्मजोशी से कहा, मैं तुम्हारा बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मिस्टर बोबैक। तुम्हारे बयान से मुझे काफी मदद मिलेगी। जो शब्द उस वक्त वहां कमरे में बोले गए उनको ठीक उसी तरह से जान लेना, और वो भी इतने सारे शब्दों को, मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा है। काश मैं बाकी के शब्द भी याद कर पाता सर। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। पॉयरो ने कुछ देर वहां और रुककर एक कप कॉफी और पी। फिर वो अपने किराए वाले मकान पर जाने के लिए बाहर निकल गया। लंदन की भीड़ भरी सड़कों पर वो धीरे धीरे टहलते हुए चल रहा था, लेकिन उसका दिमाग बहुत ही तेज रफ्तार से भाग रहा था। चलते हुए उसने मन ही मन
राफेल बोबेक के शब्द दोहराए जो उसने पोयरो से कहे थे। वो अब उसमें दिलचस्पी नहीं रखता होगा। वो उसकी माँ की उम्र की है। मैं तो कहूंगा कि उसके पास दिमाग ही नहीं है। मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानता कि वो उसकी माँ की उम्र की है। हम दोनों में से कोई भी ये साबित नहीं कर सकता कि हम सही हैं। पोयरो उस वक्त तक भी ये शब्द अपने मन में दोहरा रहा था जब वो अपने घर पर पहुंचा। जैसे ही वो अंदर घुसा, मिसेस ब्लांच एंसवर्थ उसकी तरफ दौड़ी हुई आई। एक आदमी आपसे मिलने आया है और उसकी आवाज एकदम आपकी जैसी है। वो ड्राइंग रूम में इंतजार कर रहा है। वो जरूर आपके देश बेल्जियम से होगा। बड़ा फटीचर सा आदमी है, लेकिन फिर भी मैंने उसे अंदर आने दिया क्योंकि मैं आपके किसी रिश्तेदार को वापस नहीं भेजना चाहती थी मिस्टर पॉयरो। पॉयरो ने बड़ी ही रुखाई से कहा, वो मेरा रिश्तेदार नहीं है। उसका नाम सैमुअल किड है और वो भी उतना ही अंग्रेज है जितनी आप हैं। अरे मिस्टर पॉयरो, उसके पूरे चेहरे पर खराशें पड़ी हुई हैं, शेव करने से बनी हुई। मुझे लगता है कि उसे पता नहीं है ठीक से शेव कैसे करते हैं। बेचारा बच्चा। मैंने उससे कहा कि उसे खरोंचों पर लगाने के लिए कोई दवा दे दूं, लेकिन वो सिर्फ हंस दिया। पॉयरो ने माथे पर बल डालते हुए कहा, पूरे चेहरे पर खराशें? जिस मिस्टर किड को मैं पिछले शुक्रवार प्लेजेंट्स में मिला था, उसके चेहरे पर तो बस एक खराश थी, उस जगह पर जहां उसने शेव बनाई थी। मुझे बताओ, क्या ड्राइंग रूम में बैठे इस आदमी की दाढ़ी है? अरे नहीं मिस्टर पॉयरो, उसके चेहरे पर तो आईब्रोज के अलावा एक बाल भी नहीं है। चेहरे पर उतनी खाल भी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आप उसे सिखाइए कि बिना अपने आप को चोट लगाए शेव कैसे करे। ओह माफ कीजिएगा, आपने कहा था कि वो आपका रिश्तेदार नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तो वो अभी भी बेल्जियन लग रहा है। जिस तरह से वो बोला था, वो एक्सेंट बिल्कुल आपके जैसा था। बल्कि मुझे तो लगा शायद आपका छोटा भाई है। पोयरो इस बात से मन ही मन खफा हो गया कि कोई भी उस फटीचर सैमुअल किड को उसका रिश्तेदार समझ सकता है। उसने रुखाई से मिसेस एंसवर्थ के साथ बात वहीं खत्म कर दी और ड्राइंग रूम की तरफ चल दिया। अंदर जाकर उसने देखा कि वो वही आदमी था जिससे वो पिछली शाम प्लेजेंट्स में मिला था, जिसने अपने चेहरे के सारे बाल अब हटा दिए थे और ऐसा करने में अपने आप को काफी छील लिया था। सैमुअल किड उठकर खड़ा हो गया। गुड आफ्टरनून मिस्टर पॉयरो। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मैंने उसे बेवकूफ बना दिया, उस औरत को जिसने मुझे अंदर आने दिया था। क्या उसे ये लगा कि मैं आपके देश का रहने वाला हूँ? गुड आफ्टरनून मिस्टर किड। मैं देख रहा हूँ कि हमारी पिछली मुलाकात के बाद तुम्हें काफी तकलीफ सहनी पड़ी है। तुम्हारे चेहरे पर काफी चोटें लगी हुई हैं। हाँ, आपने ठीक कहा सर। सच बात तो ये है कि मुझे अपनी आंखों के इतनी पास तेज ब्लेड का ख्याल ही अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि कहीं मैं अपनी आंख को ना चीर दूं और फिर मेरा हाथ कांपने लगता है। असल में आंखों को लेकर मैं थोड़ा अजीब सा हूँ। मैं शेव बनाते टाइम अपना ध्यान कहीं और लगाने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कामयाब नहीं होता। हमेशा यूं ही अपने आप को काट पीट लेता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं इस एड्रेस पर मिलूंगा? अरे वो होटल में मिस्टर लेजरी ने बताया था कि कांस्टेबल स्टैनली बियर ने कहा था कि मिस्टर कैचपूल भी यहाँ रहते हैं और आप भी। मैं आपके घर आकर आपको परेशान करने के लिए माफी मांगता हूँ सर, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है और मुझे लगा कि आप इसे तुरंत सुनना चाहेंगे। आपको याद है वो औरत जिससे वो 2 चाबियां गिर गई थी, जिसे मैंने कत्ल के बाद होटल से भागते देखा था? मुझे याद आ गया है कि वो कौन है। आज सुबह जब मैं अखबार देख रहा था, तो मुझे एकदम से याद आ गया। ओह! ये तो अच्छी बात है। बताओ कौन है वो औरत? असल में मिस्टर पॉयरो, मैंने उसका फ़ोटो अखबार में ही देखा था और इसीलिए आज अखबार देखते वक़्त मुझे उसका ध्यान आया। वो एक बहुत ही मशहूर औरत है सर। उसका नाम है नैन्सी ड्यूकेन। पॉयरो की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हारा मतलब है नैन्सी ड्यूकेन, वो फेमस पेंटर? जी हाँ सर, वही फेमस चित्रकार। वो पक्का वही है और कोई नहीं। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ। वो पोर्ट्रेट बनाती है। उसका अपना चेहरा भी तस्वीर बनाने लायक है। शायद इसीलिए मुझे वो याद रहा था। और फिर मैंने खुद से कहा, सैमी, जिसको तुमने कत्लों की रात ब्लॉक्सम होटल से भागते देखा था, वो तो यही थी, नैन्सी ड्यूकेन। और यही बात बताने अब मैं आपके पास आया हूँ। अध्याय 12। अगले दिन नाश्ते के तुरंत बाद मैं ग्रेट हॉलिंग में होली सेंट्स चर्च के कब्रिस्तान के पास बने मार्गरेट के घर की तरफ चल पड़ा। घर के अंदर घुसते ही जो सबसे पहली चीज मैंने देखी वो थी किचन के फर्श पर पड़ा एक स्कार्फ, नीला और हरा रेशमी स्कार्फ, बढ़िया डिजाइन वाला। वो यहाँ क्या कर रहा था?
तभी अचानक आवाज आई, अंदर आ जाइए मिस्टर कैचबूल। मार्गरेट किचन में थी। ओहो, मैं इसी स्कार्फ को ढूंढ रही थी। उसने उठाकर उसे अपनी गर्दन में लपेट लिया और फिर मुझे एक कमरे में ले जाकर बैठा दिया। ये आपके हाथ में कागजात कैसे हैं मिस्टर कैचबूल? उसने पूछा। ये लिस्ट है मार्गरेट, उन सारे लोगों की जो कत्लों के वक्त ब्लॉक्सम होटल में मौजूद थे, चाहे मेहमान के रूप में या फिर वहां के स्टाफ के रूप में। असल में मैं ये सोच रहा था कि शायद तुम इन नामों को देखकर बता सको कि क्या तुम इनमें से किसी को पहचानती हो। उसने मेरे हाथ से दोनों लिस्टें ली और फिर उनको ध्यान से पढ़ने लगी। इनमें से तो कोई भी नाम मेरा जाना पहचाना नहीं है, सिवाय नैन्सी ड्यूकेन के, उसने कहा। फिर उसने दोनों कागज तह करके मुझे लौटा दिए और हम दोनों आराम से कुर्सियों पर बैठ गए। फिर वो बोली, नैन्सी ड्यूकेन मशहूर चित्रकार है। मेरे ख्याल से वही एक है जिसके अंदर इन तीनों को मारने की ख्वाहिश और ऐसा करके बच निकल भागने की काबिलियत दोनों है। मेरी बात पर हैरान मत होइए मिस्टर कैचपूल, मशहूर लोग भी बुराई से अछूते नहीं होते। हालांकि मैं इतना जरूर कहूंगी कि मुझे यकीन नहीं होता कि नैन्सी ऐसा कुछ करेगी। जब मैं उसे जानती थी तब वो काफी सभ्य औरत थी, काफी हिम्मत वाली औरत। और आम तौर पर लोग इतना ज्यादा नहीं बदल जाते हैं। कल सारी रात मैं जागती रही, ये सोचते हुए कि शायद वॉल्टर स्टोकले ने ये किया हो। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये नामुमकिन है। वो तो बिना सहारे के खड़ा भी नहीं हो सकता। लंदन जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। 3 कत्ल करना उसके बस के बाहर की चीज है। मैं अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे को खिसक आया। वॉल्टर स्टोकले? वो किंग्स हेड वाला बूढ़ा नशेड़ी जिससे कल मैंने बात की थी? वो भला उन तीनों को क्यों मारना चाहेगा? वो इसलिए क्योंकि फ्रांसिस आइव उसकी बेटी थी। अगर वाकई वॉल्टर ने ये कत्ल किए होते तो मुझे बहुत खुशी होती। आपको शायद मेरी बात बुरी लगे, लेकिन सच्चाई यही है। मुझे राहत मिलती कि नैन्सी ने ऐसा नहीं किया। वॉल्टर बूढ़ा है और मुझे नहीं लगता कि उसकी अब ज्यादा जिंदगी बची है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कातिल नैन्सी निकले। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि वो एक चित्रकार की हैसियत से कितना अच्छा काम कर रही है। वो यहाँ से चली गई थी और उसने अपने लिए काफी नाम कमाया। मेरे लिए ये एक चैन की बात थी। मैं तो ये सोचकर कितनी खुश थी कि वो लंदन में सफलता प्राप्त कर रही थी। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, आपने कहा वो यहाँ से चली गई, तो क्या किसी वक्त वो भी ग्रेट हॉलिंग में रहती थी? जी हाँ, 1913 तक। उसी साल जब पैट्रिक और फ्रांसिस की मौत हुई और उसी साल जब रिचर्ड नेगस ने भी ये गांव छोड़ा। मैं थोड़ा और आगे को झुक गया। देखो मार्गरेट, मैं इस उम्मीद के साथ यहाँ आया हूँ कि तुमने पैट्रिक और फ्रांसिस की कहानी मुझे सुनाने का फैसला ले लिया होगा। मुझे यकीन है कि एक बार मैं सारी बातें सुन लूंगा तो बहुत सी ऐसी बातों को समझ पाऊंगा जो इस वक्त मेरे लिए राज हैं। मार्गरेट ने गंभीर आंखों से मुझे देखा, फिर बोली, मैंने तुम्हें कहानी सुनाने का फैसला कर लिया है, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें वादा करना होगा कि इसे गांव में किसी से नहीं कहोगे। मैं इस कमरे में तुमसे जो भी कह रही हूँ वो यहाँ से आगे या बाहर नहीं जाना चाहिए जब तक तुम लंदन नहीं पहुंच जाते। वहां जाकर तुम जिसे चाहो बता सकते हो। अरे इस बारे में तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है मार्गरेट। यहाँ तो वैसे भी मुझे आते देखकर हर कोई भाग जाता है। मैं यहाँ पर भला किसी से क्या बात करूंगा? और वैसे भी इस गांव में इस बात को राज रखने की जरूरत ही क्या है? क्या सारे गांव वाले आइव के बारे में नहीं जानते और कि उसके साथ जो जो हुआ था उस सब के बारे में? जवाब में मार्गरेट ने जो कहा उससे मुझे समझ आया कि उसे एक खास गांव वाले की चिंता थी बस। उसने कहा, एक बार तुम सारी बात सुन लोगे जो मुझे तुमसे कहनी है तो बिना शक तुम भी मिस्टर एम्ब्रोस फ्लावरडे से बात करना चाहोगे। अरे कमाल है मार्गरेट, तुम बार बार मुझे उस इंसान को भूल जाने को कहती हो और फिर खुद बार बार उसकी याद दिलाती रहती हो। मार्गरेट के चेहरे का रंग गुलाबी पड़ गया। उसने कहा, चाहे जो भी हो, तुम मुझसे वादा करो कि मेरी बात सुनने के बाद तुम उसे ढूंढने के लिए नहीं निकल पड़ोगे, और अगर उससे आमना सामना हो भी जाए तो तुम पैट्रिक और फ्रांसिस का जिक्र बिल्कुल नहीं करोगे। जब तक तुम ये वादा नहीं करोगे मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तो ठीक है, फिर मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारी बजाय मैं इस डॉक्टर फ्लावर डे को ही ढूंढ लेता हूँ और उससे ये कहानी सुनाने को कहता हूँ। ये कैसा रहेगा? मार्गरेट की आंखों में डर साफ नजर आया। नहीं, प्लीज नहीं, मेहरबानी करके एम्ब्रोस से बात मत करना। तुम मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो।
अरे तुम किस चीज से इतना डर रही हो मार्गरेट? देखने में तुम मुझे एक ईमानदार औरत लगती हो और साथ ही बहादुर भी। फिर तुम्हें किस बात का डर है? मार्गरेट ने एकदम से कोई जवाब नहीं दिया। एक पल बाद वो उठ खड़ी हुई, खिड़की के पास गई और अपना माथा शीशे से टिकाकर खड़ी हो गई। फिर उसने धीरे से कहना शुरू किया, 1913 में यहाँ जो हुआ, उसने पूरे गांव को एक बड़ा ही तकलीफदेह जख्म दिया। यहाँ रहने वाला कोई भी उससे बच नहीं सका। उसके बाद नैन्सी ड्यूकेन लंदन चली गई और रिचर्ड नेगस डेवन चला गया, लेकिन बचा कोई नहीं। वो जख्म भी अपने साथ लेकर गए। वो जख्म जो दिखाई तो नहीं देते थे, लेकिन वो मौजूद थे। और जो जख्म आप देख नहीं सकते, वो सबसे बुरे होते हैं। जो लोग यहाँ रह गए, एम्ब्रोस फ्लावर डे की तरह, उनके लिए भी ये सब बहुत भयानक था। पता नहीं ग्रेट हॉलिंग कभी इससे उबर भी पाएगा या नहीं। अभी तक तो नहीं उबर पाया है। यहाँ पर इस ट्रेजेडी का कभी भी जिक्र नहीं किया जाता, सीधे सीधे तो बिल्कुल भी नहीं। सब लोग चुप रहते हैं और ये सोचने की कोशिश करते हैं कि वो उन सब बातों को भूल गए हैं, लेकिन शायद भूला कोई भी नहीं है। असल में भूलना नामुमकिन है। अगर तुम एम्ब्रोस फ्लावर डे के पास जाते हो और इस बात का जिक्र करते हो, तो उसके लिए भी ये बात बहुत ही तकलीफदेह होगी। वो एक बहुत ही अच्छा आदमी है और मैं नहीं चाहती कि उसे तंग किया जाए। इसीलिए प्लीज मेरी बात मान लो। अच्छा ठीक है, मैं वादा करता हूँ, जो भी तुम मुझे बताओगी, मैं गांव में किसी से भी उसका जिक्र नहीं करूंगा। अब प्लीज मेहरबानी करके मुझे सब कुछ बताओ। मार्गरेट वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई और फिर उसने मुझे पैट्रिक और फ्रांसिस की कहानी सुनानी शुरू की, जिसे मैंने बिना रोके टोके सुना। अब मैं इसे यहाँ पर लिख रहा हूँ, मार्गरेट के ही शब्दों में। 16 साल पहले जिस अफवाह ने सारी ये मुसीबत शुरू की थी, वो एक नौकरानी से शुरू हुई थी, जो ग्रेट हॉलिंग के जवान पादरी पैट्रिक आइव और उसकी पत्नी फ्रांसिस के घर काम करती थी। हालांकि जो दुखद अंत हुआ, उसके लिए वो नौकरानी अकेली जिम्मेदार नहीं थी। उसने बस द्वेष से भरा एक झूठ बोला था, लेकिन उसने ये झूठ सिर्फ एक इंसान को बोला था और वो उसे गांव भर में फैलाने के लिए जिम्मेदार नहीं थी। ये अलग बात है कि एक बार ये नफरत की आग फैलनी शुरू हो गई, तो वो एकदम से पीछे हट गई और उसने सबके सामने आना बंद कर दिया। कुछ लोग अंदाजा लगा रहे थे कि जो उसने शुरू कर दिया था वो उस पर शर्मिंदा थी और उसे ऐसा होना भी चाहिए था। बाद में वो पूरे मामले में अपनी भूमिका पर शर्मिंदा हुई भी और उसने उसे सुधारने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेशक वो बहुत दुष्ट थी कि उसने इतना बड़ा झूठ बोला, चाहे एक ही इंसान से। शायद वो पादरी के घर कड़ी मेहनत का काम करके एक दिन थक गई थी, या फिर हो सकता है अपनी औकात से ऊंचे ख्याल रखने वाली नौकरानी होने के कारण वो आयव पति पत्नी को पसंद नहीं करती थी। शायद किसी पर लांछन लगाकर वो अपनी नीरस बेकार सी जिंदगी में कुछ ताजगी या कुछ आनंद के पल लाना चाहती थी, और वो इतनी बेवकूफ थी कि उसने ये सोचा कि इससे किसी का कोई खास नुकसान नहीं होगा। अब बदकिस्मती से उसने अपना ये घटिया झूठ सुनाने के लिए जिस इंसान को चुना, वो थी हैरियट सिपल। वो हैरियट जो अपने पति की मौत के बाद कड़वाहट और बदले की भावना से भरी हुई थी, पूरे जोश से किसी भी झूठ को मानने के लिए तैयार थी, क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपने दिल में भरी नफरत को गांव वालों के ऊपर पूरी तरह से उंडेल दे। इस अफवाह को सुनने के बाद उसने महसूस किया कि गांव में कोई बहुत ही गलत काम कर रहा था, और उससे भी बदतर बात यह थी कि वो इंसान पादरी था। ये सुनने के बाद उसकी आंखें किस तरह खुशी से चमक उठी होंगी। उस नौकरानी की किसी को बदनाम करने वाली कहानी के लिए हैरियट सबसे अच्छी श्रोता थी, और शायद इसीलिए उस नौकरानी ने हैरियट को चुना था। उसने हैरियट को यह बताया कि वो पादरी बड़ा ही क्रूर किस्म का था और पवित्र चीजों को दूषित कर देने वाला धोखेबाज था। उसने दावा किया कि वो देर रात गांव वालों को फुसलाकर अपने घर बुलाता था, जब उसकी पत्नी उसके इलाके के लोगों की मदद के लिए कहीं और गई होती थी, जो कि वो अक्सर ही किया करती थी। इस काम के लिए वो पादरी लोगों से पैसा वसूलता था, और वो काम क्या था? उनके मरे हुए अपनों के संदेश उन तक पहुंचाना। वो संदेश जो उन मरने वालों ने उस पादरी को दिए, ताकि वो उनको आगे गांव वालों तक पहुंचा सके। हैरियट सिपल ने सबको कहा कि पैट्रिक अपनी ये धोखाधड़ी कई गांव वालों पर आजमा रहा था, लेकिन शायद
ऐसा भी हो सकता था कि ये बात उसने अपने मन से गढ़ ली हो, ताकि एक ज्यादा चौंकाने वाली कहानी बनाई जा सके। नौकरानी ने बाद में इस बात पर बार बार काफी जोर डाला था कि उसने हैरियट को सिर्फ एक नाम बताया था, जो था नैन्सी ड्यूकेन का नाम। उस वक्त तक नैन्सी तस्वीर बनाने वाली चित्रकार के रूप में मशहूर नहीं हुई थी, बल्कि वो एक आम लड़की थी। 1910 में वो अपने पति विलियम के साथ ग्रेट हॉलिंग आई थी। विलियम ने गांव के स्कूल में मास्टर की नौकरी कर ली थी। वो उम्र में नैन्सी से काफी बड़ा था। जब उनकी शादी हुई तो उस वक्त नैन्सी 18 साल की थी और विलियम करीब 50 का। 1912 में वो सांस की बीमारी से मर गया था। 1913 की बर्फीली जनवरी में जब हैरियट ने इस तरह की खराब अफवाहें फैलानी शुरू की, तब नैन्सी कई बार रात को या शाम को पादरी के घर के अंदर जाते या फिर वहां से बाहर निकलते देखी गई। ऐसा हमेशा अंधेरे में होता था, हमेशा चोरी छिपे होता था, और सिर्फ उन्हीं रातों को होता था जब पैट्रिक की पत्नी फ्रांसिस आइव घर पर नहीं होती थी। किसी के पास जरा सी भी अक्ल होती तो वो इस कहानी पर यकीन नहीं करता। बेशक घुप अंधेरे में किसी के चेहरे पर चोरी छिपे वाले भाव या किसी भी भाव को पढ़ पाना नामुमकिन होता है। आधी रात को पादरी के घर से निकलने वाली औरत को पहचानना भी बहुत मुश्किल होता, जब तक उसकी एक खास चाल ना होती। और नैन्सी ड्यूकेन की चाल ऐसी बिल्कुल नहीं थी। यकीनन ऐसा लगता है कि जिसने भी उसे इन मौकों पर देखा होगा, उसने उसके घर तक उसका पीछा किया होगा, ये जानने के लिए कि वो कौन थी। अब ये एक इंसानी स्वभाव की बात है। अपने से ज्यादा जोशीले किसी भी इंसान की बात को मान लेना बहुत आसान होता है, उसे चुनौती देने की बजाय। और ग्रेट हॉलिंग के ज्यादातर लोगों ने ऐसा ही किया। वो इस अफवाह से संतुष्ट थे और उन्होंने बिना कोई जांच पड़ताल किए, बिना कोई सवाल जवाब किए इसको मान लिया। उन्होंने ये मान लिया कि पैट्रिक आइव चोरी छिपे जिंदा और मरे हुए लोगों के बीच बातचीत का जरिया बना हुआ था और आसानी से बातों में आ जाने वाले मासूम लोगों से भरपाई के तौर पर अच्छे खासे पैसे ऐंठ रहा था। गांव के लोगों को ये बात बहुत ही मुमकिन लगी कि अगर नैन्सी ड्यूकेन को अपने मरे हुए पति विलियम से संदेश पाने का मौका मिले तो वो उसे कभी भी नकार नहीं पाएगी, खास करके तब जब ये पेशकश इलाके के पादरी की तरफ से आई हो। और इस तरह की चीज के लिए वो उसे कितना भी पैसा आसानी से देने को तैयार हो जाएगी। गांव वाले ये बिल्कुल भूल गए कि वो पैट्रिक आइव को जानते थे, उसके स्वभाव को जानते थे, और ये भी जानते थे कि वो कितना शालीन और सभ्य किस्म का इंसान था। वो उसे पहले पसंद करते थे और उस पर भरोसा भी करते थे, लेकिन उन्होंने उसकी सारी अच्छाइयों को नजरअंदाज कर दिया और हैरियट सिपल के स्वभाव को भी नजरअंदाज कर दिया कि वो किस तरह से बिना बात किसी के लिए भी कुछ भी अंट-शंट बोल सकती थी। वो उसकी नफरत की इस मुहिम का साथ देने के लिए उसके साथ चल पड़े, क्योंकि वो उसका गुस्सा मोल नहीं लेना चाहते थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि हैरियट सिपल की बात ना मानने पर उसका अगला शिकार वही बनने वाले हैं। पैट्रिक के पीछे पड़ जाने की गांव वालों के लिए एक और वजह थी। उनको ये पता था कि हैरियट के साथ दो काफी रसूख वाले उसके साथी भी थे। रिचर्ड नेगस और ईडा ग्रैंसबेरी इस मुहिम में उसका पूरा साथ दे रहे थे। ईडा ग्रेट हॉलिंग में बड़ी ही धार्मिक औरत के रूप में मानी जाती थी। ईश्वर में उसका विश्वास कभी भी डगमगाता नहीं था और वो जब भी बोलती थी, बाइबल से कोई ना कोई उदाहरण देकर ही बोलती थी। सब उसे पसंद भी करते थे और उसका सम्मान भी करते थे, बिल्कुल इस तरह से जैसे किसी आदरणीय संत का सम्मान किया जाता है। उसकी सगाई रिचर्ड नेगस से हो चुकी थी, जो कि एक वकील था, बहुत ही तेज दिमाग वाला। रिचर्ड के इस तेज दिमाग की वजह से ही उसे पूरे गांव की इज्जत हासिल थी। जब हैरियट ने उसे वही झूठ बताया तो उसने यकीन कर लिया, क्योंकि वो उसकी आंखों देखी बात से मेल खा रहा था। उसका कहना था कि उसने भी नैन्सी ड्यूकेन को देखा था, या कम से कम किसी ऐसी औरत को जो शायद नैन्सी ड्यूकेन हो सकती थी। उसने उसे आधी रात को पादरी के घर से निकलते हुए देखा था, वो भी कई बार, और उन दिनों में जब सब जानते थे कि पादरी की पत्नी अपने पिता से मिलने गई हुई थी या फिर इलाके में किसी के घर गई हुई थी। अब रिचर्ड नेगस ने जब इस अफवाह पर यकीन कर लिया, तो इसलिए ईडा ग्रैंसबेरी ने भी कर लिया। वो तो ये जानकर ही दहल गई थी कि एक पादरी होने के बावजूद पैट्रिक आइव इतने गैर क्रिश्चियन ढंग से काम कर रहा था। उसने इस बात को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया कि कैसे भी करके
पैट्रिक को पादरी के पद से हटाया जाए और चर्च से भी निकलवा दिया जाए। इन तीनों ने मिलकर ये मांग की कि पैट्रिक सारी जनता के सामने आए और अपने पाप को कबूल करे। लेकिन पैट्रिक ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया, क्योंकि ये सारी अफवाहें झूठी थीं। जल्दी ही पैट्रिक के लिए गांव वालों की नफरत इतनी फैल गई कि उसकी पत्नी फ्रांसिस भी इसका हिस्सा बन गई। लोगों का उसके बारे में कहना था कि वो जरूर अपने पति की धर्म विरोधी और कपटी चालों के बारे में जानती होगी। फ्रांसिस ने कसम खाकर कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। पहले तो उसने कहा कि उसका पति पैट्रिक कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जब हर गांव वाला यही कहने लगा कि वो ऐसा कर रहा था, तो फिर फ्रांसिस ने कुछ भी कहना बंद कर दिया। पूरे ग्रेट हॉलिंग में सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने आइव पति पत्नी का साथ दिया। एक तो नैन्सी ड्यूकेन और दूसरे थे डॉक्टर एम्ब्रोस फ्लावरडे, जो फ्रांसिस आइव के बचाव में काफी बोलते थे। डॉक्टर फ्लावरडे का कहना था कि अगर फ्रांसिस अपने पति के बारे में फैल रही घृणित बातों को जानती थी, तो ये सारी बातें तभी क्यों होती थीं जब फ्रांसिस कहीं और गई होती थी। यकीनन ये बात इस तरफ इशारा करती थी कि फ्रांसिस पूरी तरह से बेगुनाह थी। डॉक्टर फ्लावरडे ने ही सबको ये समझाने की कोशिश की कि गहरे अंधेरे में किसी के भी चेहरे पर दोषी होने के भाव देख पाना नामुमकिन है। उन्होंने ही कहा कि वो अपने दोस्त पैट्रिक आइव पर ही भरोसा करना चाहते हैं, जब तक कि कोई उनके गुनाह का ऐसा सबूत ना ले आए जिससे इनकार किया ही ना जा सके। ये डॉक्टर फ्लावरडे ही थे जिन्होंने एक दिन सड़क पर ही कई गवाहों के सामने हैरियट सिपल से कह दिया था कि उसने आधे घंटे में ही इतनी बुराई जमा कर ली थी जितनी पैट्रिक आइव ने पूरी जिंदगी भर में भी नहीं की होगी। ये नजरिया अपनाने से एम्ब्रोस फ्लावरडे सब लोगों का चहेता तो नहीं हो गया, लेकिन वो उन चंद लोगों में से था जो ये परवाह नहीं करते कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है। उसने चर्च के अधिकारियों के आगे भी पैट्रिक का बचाव किया और कहा कि उसकी राय में इन अफवाहों में जरा सा भी सच नहीं है। वो फ्रांसिस आइव के लिए भी काफी चिंतित था, क्योंकि उसकी हालत काफी दयनीय हो चुकी थी। उसने खाना पीना बंद कर दिया था, उसे नींद नहीं आती थी और वो अपना घर छोड़कर कहीं भी जाने को तैयार नहीं थी। पैट्रिक आइव भी पागल सा हो गया था। उसका कहना था कि अब पादरी का पद और नेक नामी उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी पत्नी की सेहत को सुधार पाए। इस बीच नैन्सी ड्यूकेन ने एक भी शब्द नहीं कहा था, ना तो अफवाहों के पक्ष में और ना ही उनके विपक्ष में। हैरियट सिपल उसे जितना भी उकसाती, वो उतना ही और खामोश हो जाती। और फिर एक दिन अचानक उसने अपना फैसला बदल दिया। उसने विक्टर मेकिन से कहा कि वो उसको एक अहम बात बताना चाहती है, इस वाहियात अफवाह को रोकने के लिए जो बहुत देर से गांव में फैल रही है। विक्टर मेकिन एक दबी सी हंसी हंसा और चुपचाप अपनी सराय किंग्स हेड के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके बाद जल्दी ही ग्रेट हॉलिंग के हर आदमी को पता चल गया कि नैन्सी ड्यूकेन कोई बात बताना चाहती थी। सब लोग उसके बुलावे पर इकट्ठा हो गए। सिर्फ पैट्रिक और फ्रांसिस आइव ही वहां नहीं पहुंचे। यहाँ तक कि वो नौकरानी भी वहां पहुंच गई जिसने ये अफवाह शुरू की थी और जिसे हफ्तों से अभी किसी ने नहीं देखा था। ये सब लोग किंग्स हेड में जमा हो गए नाटक के अगले हिस्से की शुरुआत के लिए। सबके आने के बाद नैन्सी ड्यूकेन ने उनसे कहा कि पैट्रिक आइव के उसके पति के संदेश उस तक पहुंचाने और उसके एवज में उससे पैसे लेने की ये कहानी पूरी तरह से गलत थी। लेकिन हाँ, ये बात भी थी कि पूरी की पूरी बात गलत नहीं थी। उसने माना कि वो एक से ज्यादा बार पैट्रिक आइव से मिलने उसके घर रात में गई थी, उस वक्त जबकि उसकी पत्नी वहां नहीं थी। और उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो और पैट्रिक एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। ये बात सुनते ही गांव वाले सख्ते में आ गए। नैन्सी बिना रुके आगे बोलती जा रही थी। चोरी छिपे मिलना हमारी गलती थी, लेकिन फिर भी हम अलग अलग नहीं रह पा रहे थे। हम जब भी पादरी घर में मिलते, हम सिर्फ बातें और बातें ही करते, एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं के बारे में और इस बारे में भी कि ये सब कितना मुश्किल था। हम तय कर लेते कि हम अब दोबारा कभी अकेले में नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर जैसे ही फ्रांसिस कहीं चली जाती, हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते और फिर से एक दूसरे से मिलने के लिए पहुंच जाते। हमारी मोहब्बत की ताकत यही थी कि हम उसके आवेग को रोक नहीं पाते थे। तभी भीड़ में से कोई चिल्लाया,
तुम बातें और सिर्फ बातें करते थे? अच्छा, बेकार की बात। नैन्सी ने भीड़ को शांत करते हुए कहा कि वो पक्के तौर पर ये कह सकती है कि उसके और पैट्रिक के बीच कभी भी जिस्मानी तौर पर कुछ नहीं हुआ था। अब मैंने आप लोगों को सारा सच बता दिया है। ये एक ऐसा सच है जो मैं वैसे तो कभी बताना पसंद नहीं करती, लेकिन इतनी बुरी और नीच झूठी अफवाहों को रोकने का मेरे पास बस यही एक तरीका था। आप में से जो भी लोग जानते हैं कि किसी के लिए बहुत गहरी, आपके ऊपर हावी हो जाने वाली मोहब्बत क्या होती है, वो मुझे कसूरवार नहीं ठहरा पाएंगे, और पैट्रिक को भी। और जो हमें कसूरवार समझेंगे वो शायद जानते ही नहीं कि मोहब्बत क्या होती है। फिर नैन्सी ने सीधे हैरियट से पल की तरफ देखा और बोली, देखो हैरियट, मैं समझती हूँ कि तुम कभी सच्ची मोहब्बत को जानती थी, लेकिन जब तुमने जॉर्ज को खो दिया तो तुमने उस मोहब्बत को भुला दिया और उसकी जगह दुश्मन और नफरत को अपना साथी बना लिया। इस बात पर हैरियट सेपल तुनक कर उठ खड़ी हुई और नैन्सी को एक झूठी वेश्या कहकर नकारती हुई पहले से भी जोर जोर से पैट्रिक और उसकी निंदा करने लगी। उसने कहा कि वो सिर्फ मरी हुई आत्माओं के साथ झूठी मुलाकातों को ही नहीं बेच रहा था, बल्कि चरित्र की कमजोर औरतों से रिश्ते भी रखता था, वो भी अपनी पत्नी की पीठ पीछे। वो धर्म विरोधी भी था और व्याभिचारी भी, और जितना हैरियट उसे बुरा समझती थी वो उससे कहीं ज्यादा बुरा था। और ये बहुत ही बुरी बात थी कि इतने पापी और दुष्ट आदमी को ग्रेट हॉलिंग का पादरी कहलाने का हक मिला हुआ था। हैरियट की ये भड़काने वाली बातें नैन्सी ड्यूकेन को सहन नहीं हुई और वो बीच में ही उठकर किंग्स हेड सराय से बाहर चली गई। उसके बाद ईडा ग्रांसबेरी भी हैरियट की हाँ में हाँ मिलाते हुए उसके समर्थन में लोगों के सामने बोलने लगी। हालांकि ये साफ नहीं हो पा रहा था कि क्या बात सच थी और क्या झूठ, लेकिन ये तो पक्का था कि हर हालत में पैट्रिक आइव तो गुनहगार था ही और उसे सजा मिलनी जरूरी थी। अधिकतर गांव वाले यही मानकर चल रहे थे। फिर ईडा ने रिचर्ड को बोलने के लिए कहा, लेकिन रिचर्ड ने कुछ नहीं कहा। उस दिन बाद में उसने डॉक्टर एम्ब्रोस फ्लावरडे से कहा कि वो घटनाओं के इस बदलाव पर काफी चिंतित था। उसने ये भी कहा कि वो इस बात से काफी नाराज और परेशान था कि हैरियट सेपल ने नैन्सी ड्यूकेन की बात सुनने के बाद अब पैट्रिक आइव को दोगुना गुनहगार साबित करने की कोशिश शुरू कर दी थी। नैन्सी ड्यूकेन ने ये कहा था कि पैट्रिक आइव के मरे हुए लोगों से संपर्क करने की बात एकदम गलत थी और वो सिर्फ उससे मोहब्बत करता था। लेकिन हैरियट ने अब ये दोनों ही इल्जाम उसके ऊपर लगाने शुरू कर दिए थे। वो ना तो अपनी पहले वाली बात से हटने को तैयार थी और ना ही नैन्सी ड्यूकेन की इस नई बात को छोड़ने के लिए। और ये सब तब था जबकि उसके पास इन दोनों में से किसी भी बात का कोई सबूत था ही नहीं। नैन्सी ड्यूकेन की बातें सुनने के बाद रिचर्ड के मन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि कहीं अगर नैन्सी की बात भी झूठ हो तो कहीं ऐसा हो कि पैट्रिक से वो एक तरफा प्यार करती हो और बेचारा पैट्रिक नैन्सी के ही कहने पर उससे चोरी छिपे मिला हो, सिर्फ उसे ये कहने के लिए कि नैन्सी को अपने मन में ऐसे ख्याल नहीं लाने चाहिए। तो क्या होगा? डॉक्टर फ्लावरडे ने भी ये इस बात से सहमति दिखाई। किसी को भी ये पक्का पता नहीं था कि पैट्रिक ने कोई भी गलत काम किया था। जब खुद पैट्रिक से इस बारे में पूछा गया तो उसने इनकार में सिर हिलाया, लेकिन उसने नैन्सी की बात के झूठ या सच होने के बारे में कुछ भी नहीं कहा। इस बीच फ्रांसिस आइव की जहनी और जिस्मानी हालत दोनों ही बिगड़ती जा रही थी। काफी समझाने के बाद भी रिचर्ड अपनी मंगेतर ईडा को इस बात पर राजी नहीं कर सका कि वो उसके नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश करे। इस बात से उनके रिश्तों में दरार आ गई। हैरियट की अगुवाई में गांव वाले दिन रात पादरी के घर के बाहर दोष मढ़ते और चिल्लाते हुए चर्च से मांग करते रहे कि आइव को पादरी घर, चर्च और ग्रेट हॉलिंग गांव से हटा दिया जाए। और फिर एक दुखद हादसा हो गया। पहले से भी कहीं ज्यादा बदनामी ना सह पाने के कारण फ्रांसिस आइव ने जहर खा लिया और अपनी दुखद जिंदगी का अंत कर दिया। उसके पति को पता चल गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर फ्लावरडे को बुलाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ और फ्रांसिस को बचाया नहीं जा सका। पैट्रिक आइव ये भी जानता था कि वो इस दुख और गुनाह के एहसास के साथ जी नहीं पाएगा, इसलिए उसने भी अपनी जान ले ली। ईडा ने गांव वालों से कहा
कि पैट्रिक और फ्रांसिस की पापी आत्माओं के लिए रहम की दुआ करें। हालांकि ये बात नामुमकिन है कि ईश्वर उन्हें कभी माफ कर देगा। हैरियट सिपल को इस बात की जरूरत नहीं लग रही थी कि इस मामले में भगवान को चुनाव की आजादी दी जाए, क्योंकि उसके अनुसार तो आइव पति पत्नी हमेशा के लिए नर्क की आग में जलते रहेंगे, और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि वो इसी लायक थे। आइव पति पत्नी की मौत के कुछ महीने बाद रिचर्ड ने ईडा के साथ अपनी सगाई तोड़ दी और ग्रेट हॉलिंग छोड़कर चला गया। नैन्सी ड्यूकेन लंदन चली गई और जिस नौकरानी ने ये झूठ बोला था वो गांव में फिर कभी नहीं देखी गई। इस बीच चार्ल्स और मार्गरेट ने आकर पादरी घर पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने बहुत जल्दी डॉक्टर फ्लावरडे से दोस्ती कर ली, जिसने खुद ही सारी दास्तान उन दोनों को सुनाई। उसने उन्हें बताया कि पैट्रिक आइव उसके पहचान वालों में सबसे दयालु और मीठे स्वभाव का इंसान था, चाहे उसने नैन्सी से चोरी छुपे प्यार किया हो या नहीं। और वो बदनामी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। उसके बदनामी का जिक्र करने की बात ने ही मार्गरेट को कब्र के पत्थर पर वो कविता खुदवाने का विचार दिया। चार्ल्स इस बात के खिलाफ था, क्योंकि वो गांव वालों को और भड़काना नहीं चाहता था। लेकिन मार्गरेट अपनी बात पर अड़ी रही कि होली सेंट्स चर्च को पैट्रिक और फ्रांसिस के लिए अपना समर्थन दिखाना चाहिए, और इस तरह से वो कविता उनकी कब्रों पर लिखवाई गई। मुझे ये पूरी कहानी सुनाने के बाद मार्गरेट चुप हो गई। कुछ देर तक हम दोनों कुछ नहीं बोले। आखिरकार मैंने कहा, मैं समझ सकता हूँ कि जब मैंने तुमसे पूछा कि इनमें से किसी के पास क्या कत्ल करने की वजह थी, तो तुमने नैन्सी ड्यूकेन का नाम क्यों लिया। लेकिन क्या वो रिचर्ड का खून कर सकती थी? जैसे ही नौकरानी के झूठ पर शक होना शुरू हुआ, उसने हैरियट और ईडा का साथ छोड़ दिया था। मार्गरेट ने एक गहरी सांस ली और बोली, शायद नहीं। अगर मैं नैन्सी की जगह होती तो मैं रिचर्ड को कभी माफ नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। अगर उसने उन लोगों का साथ ना दिया होता तो शायद ईडा उस कमबख्त नौकरानी और हैरियट की बकवास पर कभी यकीन नहीं करती। ग्रेट हॉलिंग में इन 3 लोगों ने ही ढोल पीट पीट कर पैट्रिक के खिलाफ सबको भड़काया था, और वो यही 3 लोग थे, हैरियट, ईडा और रिचर्ड। और नौकरानी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने पूछा। डॉक्टर एम्ब्रोस फ्लावरडे ये नहीं मानता कि वो शुरू करना चाहती थी। पता नहीं किन भावनाओं के वश में आकर उसने ये बात शुरू तो कर दी थी, लेकिन जैसे ही गांव में आयु पति पत्नी के लिए खराब भावनाएं पैदा होनी शुरू हुई, वो काफी दुखी हो गई थी। मैंने माथे पर बल डाले और कहा, लेकिन अगर मान लें कि खूनी नैन्सी ही है, और फिर हम उसी के नजरिए से देखें, तो ये बात भी तो है कि वो अगर रिचर्ड को माफ नहीं कर सकती, जिसे बाद में अपनी गलती का एहसास भी हो गया था, तो वो उस लड़की को थोड़े ही छोड़ देगी जिसने सबसे पहले ये झूठ बोला था। मार्गरेट ने कंधे उचकाए और बोली, हो सकता है उसने उसे भी मार दिया हो। मैं जानती नहीं कि वो नौकरानी कहाँ चली गई थी, लेकिन हो सकता है कि नैन्सी ड्यूकेन को उसके बारे में पता हो। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा और मैंने फुर्ती से कहा, उस नौकरानी का नाम क्या था जिसने झूठ बोला था? ये पूछते हुए मैं मन ही मन दुआ कर रहा था कि काश ये वो नाम ना हो जो मैं सोच रहा हूँ कि ये है। मार्गरेट ने एक भी पल गंवाए बिना कहा, उसका नाम जेनी हॉब्स था। अरे, अचानक आपका चेहरा ऐसा क्यों हो गया है मिस्टर कैचबुल? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरे मन में सिर्फ यही विचार कौंधा कि हरक्यूल पोयरो एकदम सही था। जेनी वाकई खतरे में है। यही बात मैंने मार्गरेट को भी बताई। ये हरक्यूल पोयरो कौन है? उसने पूछा। वो एक जासूस है और मेरा दोस्त। उसकी बात हमेशा सही होती है, और इसीलिए अब मुझे लग रहा है कि या तो जेनी हॉब्स अभी तक मारी जा चुकी है, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ है तो खतरे में तो वो है ही। मार्गरेट ने एक लंबी सांस ली। मैंने जो भी कहा है, उसके बावजूद भी मेरे लिए ये सोचना मुश्किल है कि किसी को नैन्सी से खतरा हो सकता है। उसे मौज मजा, खूबसूरती, खुशी और मोहब्बत जैसी चीजें बहुत पसंद थीं। सारी खुशी वाली चीजें। वो कत्ल जैसे बदसूरत किसी भी काम से सरोकार रखना चाहती होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैंने सवाल किया, तो फिर अगर नैन्सी ड्यूकेन नहीं, तो और कौन हो सकता है? क्या वो बूढ़ा पियक्कड़ वॉल्टर स्टोकले? फ्रांसिस आइव का पिता होने के कारण उसके पास काफी बड़ी वजह है। अगर वो एक आध दिन नशा ना करे, तो 3 लोगों को मौत के घाट उतारना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। नहीं मिस्टर कैचपूल, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि वॉल्टर स्टोकले वो आदमी नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। उसके लिए 1 घंटा भी शराब छोड़ना नामुमकिन है।
फ्रांसिस के साथ जो भी हुआ, उसके लिए उसने कभी भी नैन्सी ड्यूकेन की तरह हैरियट, ईडा और रिचर्ड को दोष नहीं दिया, बल्कि वो तो खुद को कसूरवार मानता था। अपनी बेटी को खो देने के बाद वो अपने आप को ही मार देने पर उतारू हो गया था, और अगर वो इसी तरह से पीता रहा तो जल्दी ही वो कामयाब भी हो जाएगा। लेकिन फ्रांसिस की खुदकुशी के लिए वॉल्टर खुद को क्यों जिम्मेदार मानता था? असल में वॉल्टर हमेशा से ग्रेट हॉलिंग में नहीं रहता था। वो यहाँ इसलिए आया ताकि पैट्रिक और फ्रांसिस की कब्रों के पास रह सके। आपको शायद इस बात पर यकीन करना मुश्किल लगे, लेकिन फ्रांसिस की मौत से पहले वो एक बहुत ही मशहूर क्लासिसिस्ट था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेवियर कॉलेज का टीचर। पैट्रिक आइव ने भी वहीं पर पुजारी के पद के लिए शिक्षा पाई थी। पैट्रिक के माता पिता नहीं थे, वो काफी छोटी उम्र में ही अनाथ हो गया था, और वॉल्टर ने उसे एक तरह से अपने आश्रय में ले लिया था। जेनी हॉब्स, जो उस समय सिर्फ 17 साल की थी, कॉलेज में बिस्तर लगाने का काम करती थी। वो इस काम में सबसे अच्छी थी, इसीलिए वॉल्टर स्टोकले ने उसे पैट्रिक के घर की देखभाल करने के लिए भी रख लिया था। फिर पैट्रिक ने वॉल्टर की बेटी फ्रांसिस से शादी कर ली, और जब वो ग्रेट हॉलिंग में होली सेंट्स चर्च में रहने के लिए गए तो जेनी भी उनके साथ चली गई। अब आप समझे मेरी बात? मैंने हाँ में सिर हिलाया और कहा, समझा। वॉल्टर स्टोकले खुद को पैट्रिक और जेनी हॉब्स को एक साथ लाने के लिए जिम्मेदार समझता है। अगर पैट्रिक और फ्रांसिस अपने साथ जेनी को ग्रेट हॉलिंग नहीं ले जाते तो ये सब कांड होता ही नहीं जो अभी हुआ। जी हाँ मिस्टर कैचपूल, और मुझे भी अपनी जिंदगी एक कब्र के पत्थर की रखवाली में नहीं बितानी पड़ती कि कहीं कोई उसे अपवित्र ना कर दे। मैंने थोड़ा हैरानी से पूछा, लेकिन ऐसा कौन करेगा भला? क्या हैरियट सिपल? मेरा मतलब है अपनी मौत से पहले? अरे नहीं मिस्टर कैचपूल, हैरियट का हथियार उसकी जहरीली जुबान थी, उसके हाथ नहीं। वो एक कब्र को कभी भी अपवित्र नहीं करती। ये काम करते हैं गांव के गुंडे नौजवान, थोड़ा सा भी मौका मिलते ही। जब पैट्रिक और फ्रांसिस की मौत हुई तो उस टाइम वो बच्चे थे, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता से उनकी कहानियां सुनी हैं, बार बार सुनी हैं। अगर आप यहाँ पर मेरे और एम्ब्रोस फ्लावर डे के अलावा किसी से भी बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि पैट्रिक आइव एक बहुत ही बुरा इंसान था, और वो और उसकी पत्नी काला जादू करते थे। यहाँ पर मैं एक बात साफ कर लेना चाहता था, इसलिए मैंने उससे पूछा, मिस मार्गरेट, क्या रिचर्ड नेगस ने ईडा से इसलिए रिश्ता तोड़ा था क्योंकि रिचर्ड के मना करने के बाद भी वो पैट्रिक को बदनाम करती रही? क्या उसने किंग्स हेड में नैन्सी के बयान के बाद ये सगाई तोड़ी थी? मार्गरेट के चेहरे पर एक अजीब सा भाव तैर गया। उसने कहा, किंग्स हेड में वो दिन वाकई एक शुरुआत था। और फिर अचानक उसने रुक कर अपनी बात बदल दी। हाँ हाँ, रिचर्ड को उसका अपनी और ईडा की बात सही होने पर जोर देना बहुत ही बुरा लगा था। और फिर अचानक मार्गरेट के चेहरे पर एकदम बंद हो जाने जैसे भाव आ गए। मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ अहम बात थी जो वो मुझे नहीं बताना चाहती थी। मैंने कहा, तुमने ये बताया कि फ्रांसिस आइव ने जहर खा लिया था, लेकिन कैसे खाया? उसे वो मिला कहाँ से? और पैट्रिक आइव की मौत का क्या कारण था? पैट्रिक ने भी जहर खाया था। क्या तुमने एब्रिन के बारे में सुना है? नहीं तो मैंने नहीं सुना। वो एक तेज जहर है जो एक पौधे में मिलता है जिसका नाम है रोजरी पी। ये गर्म देशों में आमतौर पर पाया जाता है। फ्रांसिस आइव ने उसकी कई शीशियां पता नहीं कहाँ से हासिल कर ली थी। एक मिनट मार्गरेट, अगर दोनों ने एक ही जहर खाया था और एक साथ पाए गए थे, तो ये कैसे पता चला कि फ्रांसिस ने पहले सुसाइड किया और पैट्रिक ने ऐसा उसे मरे हुए पाए जाने के कारण किया? मार्गरेट एकदम से चौकन्नी हो गई। देखो, मैं जो भी बताऊंगी उसे तुम ग्रेट हॉलिंग में किसी से नहीं कहोगे, सिर्फ लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड के लोगों को कहोगे। हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ, तुम बताओ तो सही। असल में अपनी जान लेने से पहले फ्रांसिस ने अपने पति को एक नोट लिखा था। जाहिर था कि वो समझती थी कि पैट्रिक उसकी मौत के बाद भी जिंदा रहेगा। और फिर पैट्रिक ने भी अपने पीछे एक पर्चा छोड़ा था कि। इतना कहकर वो एक पल के लिए चुप हो गई। फिर बोली, उन्हीं दोनों नोट से हमें घटनाओं का सिलसिला पता चला था। अच्छा, और उन नोट्स का क्या हुआ? मैंने उन्हें खत्म कर दिया था। एम्ब्रोस फ्लावर डे ने वो मुझे दिए थे और मैंने उनको आग में फेंक दिया था। ये बात मुझे बहुत ही अजीब लगी। फॉर गॉड सेक, तुमने ऐसा क्यों किया मार्गरेट? मार्गरेट ने एक सिसकी ली और दूसरी तरफ मुड़ गई। मैं नहीं जानती मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने मन ही मन सोचा, ये जरूर जानती है। उसके कसकर बंद किए गए मुंह से साफ दिख रहा था कि वो अब इस मुद्दे पर और कुछ नहीं कहना चाहती।
और अगर मैं कुछ और पूछूंगा तो उसका ये इरादा और भी पक्का हो जाएगा। मैंने कुर्सी से खड़े होते हुए कहा, तुम एक चीज के बारे में सही हो मार्गरेट। अब जबकि मुझे पैट्रिक और फ्रांसिस की कहानी पता चल गई है, तो मैं वाकई डॉक्टर एम्ब्रॉस से बात करना चाहता हूँ। जब ये सब हुआ तो वो यहीं गांव में ही था। तुम्हारा बयान चाहे कितना भी सही हो, लेकिन फिर भी। नहीं मिस्टर कैचपूल, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। देखो मार्गरेट, मैं उससे जेनी हॉब्स के बारे में बात करना चाहूंगा। तुम्हें क्या जानना है जेनी के बारे में, मैं तुम्हें बताती हूँ ना। पैट्रिक और फ्रांसिस दोनों ये समझते थे कि वो घर के लिए बहुत जरूरी थी। वो उसे पसंद भी बहुत करते थे। बाकी सब लोग भी उसे बहुत सभ्य और शालीन समझते थे। किसी का नुकसान न करने वाली औरत। तब तक जब तक कि उसने वो खतरनाक झूठ नहीं बोला था। लेकिन अगर मेरी राय पूछो तो मैं तो यही कहूंगी कि जो इस तरह का झूठ बोल सकता है, वो बाकी टाइम में कोई नुकसान नहीं करता होगा, ऐसा लगता नहीं मुझे। और वैसे भी वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार समझती थी। उसका बोलने का स्टाइल ही एकदम बदल गया था। वो कैसे? एम्ब्रॉस का कहना था कि ये एकदम अचानक से ही हुआ था। पहले तो वो ऐसे बात किया करती थी जैसे कि कोई भी नौकर करता है। लेकिन फिर अचानक एक दिन उसकी आवाज एकदम नई और बढ़िया सी हो गई, और उसके बोलने का लहजा और तरीका भी बदल गया, जैसे कि बड़े लोग बात करते हैं इस तरह से। एम्ब्रॉस का कहना था कि उसने अपनी आवाज पैट्रिक और फ्रांसिस आइव की नकल करने के लिए बदली थी, क्योंकि वो दोनों पढ़े लिखे थे और काफी अच्छे लहजे में बोलते थे। देखो मार्गरेट, तुम प्लीज मुझे ये बताओ कि तुम इस बात पर क्यों अड़ी हुई हो कि मैं डॉक्टर एम्ब्रॉस से बात ना करूं। क्या तुम्हें ये डर है कि वो मुझे कुछ ऐसा बता देगा जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो? मार्गरेट ने सख्ती से कहा, एम्ब्रॉस से बात करके तुम्हें कोई मदद नहीं मिलने वाली, लेकिन उसके लिए परेशानी हो जाएगी। आखिरकार मैंने हथियार डाल दिए और कहा, ठीक है, तो फिर मुझे चलना चाहिए। मुझे वापस लंदन पहुंचना है। अपना टाइम देने और मदद करने के लिए शुक्रिया। और फिर किंग्स हेड सराय से अपना सामान लेकर मैं तुरंत लंदन के लिए रवाना हो गया। अध्याय 13। मुझे पता नहीं था कि पॉयरो हमारे 3 कत्लों से नैन्सी ड्यूकेन के संबंध के बारे में जानता था। जिस वक्त मैं ट्रेन से ग्रेट हॉलिंग से निकल रहा था, उसी वक्त पॉयरो स्कॉटलैंड यार्ड की मदद से लंदन में मिसेस ड्यूकेन के घर जाने का इंतजाम कर रहा था। ये उसने उसी दिन बाद में कर लिया। कांस्टेबल स्टैनली बेयर उसके साथ था। कलफ लगा एप्रन पहने एक जवान नौकरानी ने संगमरमर के पलस्तर वाले बड़े से शहरी घर का दरवाजा खोला। खुद नैन्सी ड्यूकेन उनके स्वागत के लिए हॉल में सीढ़ियों के पास खड़ी हुई थी। वो एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी, मलाई जैसी और हल्की गुलाबी रंगत वाली। चमकते काले बाल, गहरी नीली आंखें और लंबी पलकें। वो 40 के आसपास की थी और मोर के रंग की नीले और हरे रंग की फैशनेबल पोशाक पहने हुए थी। मिस्टर पॉयरो, आपका स्वागत है, उसने कहा। वैसे मैं देख रही हूँ कि आप अपने साथ एक पुलिस वाले को लाए हैं। ये बात थोड़ी अजीब सी है। आपसे मिलकर खुशी हुई मैडम ड्यूकेन। मैं आपकी कला की इज्जत करता हूँ। पिछले कुछ सालों में एग्जीबिशंस में आपके बनाए 1-2 चित्र देखे हैं मैंने। आपका फन वाकई बेजोड़ है, पॉयरो ने कहा। शुक्रिया मिस्टर पॉयरो। अब अगर आप अपने ओवरकोट और हैट तबीथा को दे दें, तो हम किसी आरामदेह जगह पर बैठकर बातचीत कर सकते हैं। आप चाय या कॉफी कुछ लेंगे? जी नहीं, शुक्रिया। वे लोग एक छोटी सी बैठक में चले गए। उसकी सारी दीवारें चित्रों से भरी हुई थीं। पॉयरो ने पूछा कि क्या वो सारे चित्र नैन्सी ड्यूकेन के खुद के बनाए हुए थे। उसने कहा, अरे नहीं, इनमें बहुत कम मेरे हैं। मैं जितने बेचती हूँ उतने ही खरीद लेती हूँ। मेरे ख्याल में ऐसा होना भी चाहिए। कला मेरा जुनून है। और फिर सिर्फ अपनी बनाई तस्वीरों को ही देखते रहना बहुत तन्हा कर देता है। मैं जब भी किसी और आर्टिस्ट की पेंटिंग दीवार पर लगाती हूँ, तो सोचती हूँ कि ये दीवार पर टंगे मेरे एक अच्छे दोस्त की तरह है। अच्छा, क्या मैं आपसे सीधे सीधे ये पूछ सकती हूँ कि आप यहाँ किस काम से आए हैं? आपने फोन पर कहा था कि आप मेरे घर की तलाशी लेना चाहते हैं। आप खुशी से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत क्या है? आपने अखबारों में पढ़ा होगा मैम कि पिछले गुरुवार की रात ब्लॉक्सम होटल में रुके 3 लोगों का कत्ल हो गया। ब्लॉक्सम में? ओ माय गॉड! आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मुझे तो हमेशा से लगता था कि ब्लॉक्सम एक बढ़िया जगह है। वहां कत्ल होने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। अच्छा, तो आप उस होटल को जानती हैं? अरे हाँ, मैं तो अक्सर दोपहर के बाद चाय के लिए वहां जाती हूँ। वहां का जो मैनेजर है, लेजरी, बड़ा ही प्यारा इंसान है। आपको पता है वहां के स्कोन्स बहुत फेमस हैं, लंदन में सबसे बढ़िया।
लेकिन 1 मिनट माफ़ कीजिएगा, अगर वाक़ई हम 3 लोगों के कत्ल के बारे में बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो मैं स्कोन्स के बारे में ये बकबक नहीं करना चाहूँगी। वैसे मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि इसका मेरे साथ क्या लेना-देना है? आपके कहने का मतलब ये है कि आपने इन मौतों के बारे में अखबारों में नहीं पढ़ा? जी नहीं, मैं अखबार नहीं पढ़ती और मैं उन्हें अपने घर में कभी आने भी नहीं दूँगी। वो दुःख-दर्द से भरे होते हैं और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं दुःख-दर्द से परे रह सकूँ। ओह! तो आप कत्ल के तीनों शिकारों के नाम नहीं जानती? जी नहीं, और मैं जानना भी नहीं चाहती। चाहे आप चाहें या ना चाहें मिस, लेकिन मुझे आपको ज़रूर बताना है। उनके नाम थे हैरियट सिपल, ईडा ग्रैन्सबरी और रिचर्ड नेगस। नैन्सी ने घबराकर मुंह पर हाथ रख लिया। ओह! नहीं, नहीं, मिस्टर पॉयरो, ये किसी किस्म का मज़ाक तो नहीं है ना? प्लीज़ कह दीजिए कि ये मज़ाक है। जी नहीं मैम, ये कोई मज़ाक नहीं है। इन नामों को सुनकर मुझे कितना दुःख हुआ है मैं बता नहीं सकती। हालाँकि वो मर गए हैं या ज़िंदा मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे उनके बारे में सोचने से परेशानी होती है और मैं परेशान करने वाली चीज़ों से दूर रहना पसंद करती हूँ। लगता है आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी दुःख सहन किया है। मैं अपने ज़ाती मामलों पर बात नहीं करना चाहती मिस्टर पॉयरो। ठीक है, तो फिर हम पुलिस की तहकीकात पर वापस आते हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। आप मानती हैं कि आप इन तीनों के नामों से वाकिफ़ हैं? जी हाँ, मैं कल्वर वैली में ग्रेट हॉलिंग नाम के एक गाँव में रहा करती थी। ये तीनों मेरे पड़ोसी थे। सालों से मैंने उनके बारे में कुछ नहीं सुना। 1913 से नहीं, जब मैं लंदन चली गई थी। क्या वाक़ई उनको कत्ल कर दिया गया है? जी हाँ, लेकिन वो ब्लॉसम होटल में क्या कर रहे थे? वो लंदन आए ही क्यों थे? इन्हीं सवालों के जवाब तो हमें पता करने हैं मैडम। नैन्सी एकदम से कुर्सी से उठ खड़ी हुई और दरवाजे और दीवार के बीच में चहलकदमी करने लगी। लेकिन उनका कत्ल किए जाना कोई मतलब नहीं रखता मिस्टर पॉयरो। जो एक इंसान ये काम कर सकता था, उसने ये नहीं किया है। और वो इंसान कौन है? ओह प्लीज़ आप मेरी बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। माफ़ कीजिएगा, आपकी खबर ने मुझे इतना दहला दिया है कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ। मैं आपकी मदद नहीं कर सकती और मैं असभ्य नहीं होना चाहूँगी। इसलिए मैं आपसे बस यही कहूँगी कि आप यहाँ से चले जाएँ। पॉयरो अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने कहा, "जब आपने ये बात कही कि जो एक इंसान उनका कत्ल कर सकता था, उसने कत्ल नहीं किया, तो क्या आप अपनी खुद की बात कर रही थीं कि आपने उनका कत्ल नहीं किया?" नैन्सी ने धीरे से कमरे में चारों तरफ आंखें घुमाई और बोली, "अब मुझे समझ आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। ज़रूर आपने कहीं से कोई कहानी सुनी है और आपको लगता है कि मैंने उनको मारा है और इसीलिए आप मेरे घर की तलाशी लेना चाहते हैं। लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया है मिस्टर पॉयरो। आप अपनी तसल्ली के लिए जितनी चाहे तलाशी लीजिए। अबीथा से कहिए कि वो आपको एक-एक कमरे में ले जाएगी। यहाँ पर इतने सारे कमरे हैं कि अगर आप उसे साथ नहीं ले गए, कोई ना कोई कमरा आपसे छूट जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो मेरे कातिल होने की तरफ इशारा करता हो। अब प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। मैं बता नहीं सकती कि आपने मुझे कितना परेशान कर दिया है। स्टैनली बियर उठकर खड़ा हो गया। मैं तलाशी लेने की शुरुआत करता हूँ। सहयोग के लिए शुक्रिया मिसेस ड्यूकेन। उसके कमरे से बाहर निकल जाने के बाद नैन्सी ने धीरे से कहा, मिस्टर पॉयरो, मैं एक कलाकार हूँ और लोगों की आंखों और चेहरे को देखकर उनके बारे में काफी कुछ समझ लेती हूँ। आप काफी चालाक इंसान हैं और चालाक से भी ज्यादा आप अक्लमंद हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे आपको वो बात बता देनी चाहिए जो मेरे मन में है। असल में पहले मैं अपने ही बारे में बात कर रही थी। अगर कोई हैरियट, ईडा और रिचर्ड का खून कर सकता था, तो वो सिर्फ मैं ही थी। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि मैंने वो काम नहीं किया और इसीलिए मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में और कौन आदमी हो सकता है जो ऐसा करेगा। क्यों? आप क्या उन्हें पसंद नहीं करती थीं? पसंद? मैं उनसे नफ़रत करती थी। मैंने कई बार चाहा कि वो मर जाएँ और अब जब वो वाक़ई मर गए हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे खुश होना चाहिए या राहत महसूस करनी चाहिए। मैं खुश होना चाहती हूँ, लेकिन हो नहीं पा रही। कैसी विडंबना है! आप उन्हें इतना नापसंद क्यों करती थीं? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ये बहुत ज़रूरी है मैम, आप प्लीज़ मुझे बताइए। जी नहीं, मैं नहीं बताना चाहती। ठीक है, पिछले हफ्ते के गुरुवार की शाम को आप कहाँ पर थीं?
7:15 और 8 बजे के बीच। नैन्सी ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। मुझे तो ये याद रखने में ही परेशानी होती है कि मुझे इस हफ्ते क्या-क्या करना है। अच्छा 1 मिनट रुकिए, सोच कर बताती हूँ। मैं सड़क के पार गई थी, अपनी दोस्त लुइसा के घर, लुइसा वॉलेस। मैं उसकी तस्वीर बना रही थी और वो तस्वीर पूरी हो गई थी, इसलिए मैं उसे वहाँ ले गई थी और फिर डिनर के लिए मैं वहीं रुक गई थी। मेरे ख्याल से 6 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक मैं उनके घर पर ही थी। अगर लुइसा का पति जॉन वहाँ पर नहीं होता, तो शायद मैं ज़्यादा देर तक रुक जाती। वो बहुत ही घमंडी है। लुइसा इतनी प्यारी है कि किसी में दोष देख ही नहीं पाती। आप इस तरह के लोगों को जानते ही होंगे। उसे ये सोचना अच्छा लगता है कि सेंट जॉन और मैं एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि हम दोनों ही कलाकार हैं। लेकिन मैं उस आदमी को सहन नहीं कर पाती हूँ। उसको ये लगता है कि उसका आर्ट मेरे आर्ट से बेहतर है और वो हर मौके पर मुझे ये जताने की कोशिश करता है। वो पौधों और मछलियों जैसी चीजों के चित्र बनाता है। नीरस पत्ते, ठंडी खाली आंखों वाली कॉड और हैडॉक मछलियां। छी, पॉयरो ने सवाल किया। वो जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के चित्र बनाता है। जी हाँ, और मुझे ऐसे किसी भी चित्रकार में कोई दिलचस्पी नहीं है जो इंसानी चेहरों की पेंटिंग्स ना बनाता हो। सेंट जॉन की जिद है कि आप एक कहानी कहे बिना इंसानी चेहरों की तस्वीर नहीं बना सकते, और फिर जब एक बार आप उन पर कोई कहानी थोपने लगते हैं तो आप तस्वीर का पूरा डेटा ही बिगाड़ देते हैं। वो पता नहीं इसी तरह की कुछ बकवास करता है। फॉर गॉड सेक, कहानी बताने में आखिर बुराई क्या है? अच्छा मैम ये बताइए कि क्या सेंट जॉन वॉलेस पिछले गुरुवार की शाम की वही कहानी मुझे बताएगा जो अभी आपने बताई है? क्या वो मानेगा कि आप 6 से करीब 10 बजे तक उसके घर पर थीं? हाँ, क्यों नहीं मानेगा? आपका ये सवाल एकदम बेमतलब है मिस्टर पॉयरो। आप मुझसे इस तरह से सवाल पूछ रहे हैं जैसे किसी खूनी से, और मैं खूनी नहीं हूँ। आपसे किसने कहा कि ये खून ज़रूर मैंने ही किए हैं? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ मैम, क्योंकि 8 बजे के थोड़ी ही देर के बाद आप घबराहट की हालत में ब्लॉक्सम होटल से भागते हुए देखी गई हैं। भागते हुए आपने 2 चाबियां ज़मीन पर गिराईं। फिर आप उनको उठाने के लिए झुकीं और वहां से भाग गईं। जिस गवाह ने आपको देखा, वो आपके चेहरे को पहचानता है। उसने अखबार में आपकी फोटो देखी थी और उसी से उसने मशहूर चित्रकार नैन्सी ड्यूकेन को पहचान लिया। अरे लेकिन ये सरासर नामुमकिन है मिस्टर पॉयरो। आपके गवाह को गलती लगी है। आप सेंट जॉन और लुइसा वॉलिस से पूछ लीजिए। वो तो मैं पूछूंगा ही। अच्छा मेरे पास आपके लिए एक और सवाल है। क्या आप PIJ अक्षरों को पहचानती हैं? या फिर शायद PJI? ये ग्रेट हॉलिंग में रहने वाला कोई इंसान हो सकता है। नैन्सी ड्यूकेन के चेहरे का रंग उड़ गया। वो धीमे से बोली, जी हाँ, वो पादरी था, पैट्रिक जेम्स आइव। ओह, वही पादरी जो काफी दुखद तरीके से मर गया था, और उसकी पत्नी भी, है ना? क्या हुआ था उन्हें? मैं उस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। ये बहुत जरूरी है, आपको बताना ही होगा। मैं नहीं बताऊंगी। कोशिश भी करूं तो नहीं बता सकती। मैंने इतने अरसे से इस बारे में कोई बात नहीं की है। अच्छा ये बताइए, हैरियट, ईडा और रिचर्ड का क्या हुआ? उनको कैसे मारा गया था? जहर देकर। उफ, कितना भयानक है ये। लेकिन एकदम सही। सही कैसे है मैम? क्या पैट्रिक आइव और उसकी पत्नी जहर लेने से मरे थे? मैंने आपसे कहा ना मिस्टर पॉयरो, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। अच्छा ये बताइए, क्या आप ग्रेट हॉलिंग में किसी जेनी को भी जानती थी? नैन्सी एकदम धक से रह गई और उसने गर्दन पर हाथ रख लिया। जेनी हॉब्स? मेरे पास उसके बारे में कहने को कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। अब आप और कोई सवाल मत पूछिए प्लीज। आप लोग इतने क्रूर क्यों होते हैं मिस्टर पॉयरो? क्या आप ये बात समझते हैं? अच्छा प्लीज, आप मुझसे कुछ भी मत कहिए। मैं अभी किसी भी तरह की बात करने की हालत में नहीं हूँ। अगर बात करनी ही है तो हमें किसी दूसरी चीज की बात करनी चाहिए। हमें कला के बारे में बात करनी चाहिए। कहते कहते नैन्सी एक बड़े से चित्र के पास चली गई जो खिड़की की बाईं तरफ लटका हुआ था। ये बिखरे हुए काले बालों, चौड़े मुंह और ठुड्डी के बीच दरार वाले एक आदमी का चित्र था। वो मुस्कुरा रहा था। नैन्सी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये मेरे पिता का चित्र है, एल्बिनस जॉनसन। हो सकता है आपने उनका नाम सुना हो। 2 साल पहले उनका देहांत हो गया। मैं 19 साल की थी जब मैंने उन्हें आखिरी बार देखा। अब मैं 42 की हूँ। ये जो चित्र है ना मिस्टर पॉयरो, ये मैंने नहीं बनाया है। मुझे नहीं पता किसने बनाया या कब बनाया। इस पर ना तो कोई साइन है ना ही तारीख। इसीलिए मुझे लगता है कि वो चित्रकार कोई खास बड़ा चित्रकार नहीं होगा।
लेकिन जो भी हो, ये मेरे पिता हैं, मुस्कुराते हुए। इसीलिए ये चित्र दीवार पर टंगा है। अगर वो असल जिंदगी में भी कुछ ज्यादा मुस्कुराए होते तो शायद बेहतर होता। कहते कहते नैन्सी एकदम रुक गई और पॉयरो की तरफ मुड़कर बोली, अब देखा आपने, सेंट जॉन वॉलेस कितना गलत कहता है। दुख भरी कहानियों को खुशगवार कल्पना में बदलना ही तो कला का काम है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और कांस्टेबल स्टैनली बेयर अंदर आया। मुझे कुछ मिला है सर। क्या मिला है? दो चाबियां। वो एक कोट की जेब में थीं। फर के कफ वाला गहरा नीला कोट। नौकरानी बता रही है कि वो कोट मिसेस ड्यूकेन का ही है। नैन्सी ने सवाल किया, कौन सी दो चाबियां? मुझे दिखाओ। मैं तो अपने कोट की जेबों में चाबियां नहीं रखती हूँ। उनके लिए तो मेरा अलग से ड्रॉअर है एक। बियर कोई जवाब देने की बजाय पोयरो की तरफ बढ़ गया और उसके करीब जाकर उसने अपनी मुट्ठी खोल दी। नैन्सी ने बेसब्री से पूछा, उसके पास क्या है? मुझे भी तो दिखाइए। पोयरो ने गंभीर आवाज में कहा, दो चाबियां हैं जिन पर कमरों के नंबर खुदे हैं, ब्लॉक्सम होटल के। कमरा नंबर 121 और 317। तो क्या इन नंबरों का मेरे लिए कुछ मतलब होना चाहिए? जी हाँ, तीन कत्लों में से दो इन्हीं कमरों में किए गए हैं मैडम। और जिस गवाह ने उस रात आपको ब्लॉक्सम होटल से भागते देखा था, उसी ने हमें बताया है कि जो दो चाबियां आपने गिराई थी, उनके ऊपर भी 100 कुछ और 200 कुछ नंबर लिखे हुए थे। अरे, ये कैसा अजीब इत्तेफाक है मिस्टर पॉयरो। मैंने आपको कहा ना कि मैं उस वक्त लेडी वॉलेस के घर पर थी। जरूर कोई मुझे कत्ल की साजिश में फंसा रहा है। मैं इस बारे में वाकई कुछ नहीं जानती। मैं बाहर काफी आती जाती हूँ और मेरे आसपास से गुजरता कोई भी आदमी बड़ी ही आसानी से ये चाबियां मेरे कोट की जेब में डाल सकता था। मैं वो नीला कोट काफी पहनती हूँ। ये पक्का मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। लेडी वॉलेस का घर सड़क के उस पार ही तो है। आप वहां जाकर उनसे क्यों नहीं पूछ लेते? 1 मिनट में ही आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। स्टैनली बेयर ने पॉयरो की तरफ अर्थपूर्ण नजरों से देखा और बोला, इनको गिरफ्तार कर लें सर। पॉयरो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बोला, अभी के लिए हम किसी को हिरासत में नहीं ले रहे हैं कांस्टेबल। अभी हम वही करेंगे जो कि ये मैडम कह रही हैं। और मैं आपको भी बता दूं मिस नैन्सी ड्यूकेन कि मैं नहीं मानता कि अगर आपने ब्लॉक्सम होटल के कमरा नंबर 121 और 317 में खून किए होते तो आप इन चाबियों को यूं संभाल कर रखती। आपने तुरंत ही उन्हें फेंक दिया होता। इसीलिए मैं अभी के लिए आपकी बात पर यकीन करते हुए मिस्टर और मिसेस वॉलेस से मिलने के लिए जा रहा हूँ। नैन्सी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, आपने एकदम सही फैसला किया है। लेकिन मैं आपको एक चेतावनी दे दूं, आप मिस्टर और मिसेस वॉलेस से मिलने नहीं जा रहे हैं। आप लॉर्ड और लेडी वॉलेस से मिलने जा रहे हैं। अगर आपने उन्हें लॉर्ड और लेडी कहकर नहीं पुकारा तो लुइसा आपको कभी माफ नहीं करेगी। थोड़ी ही देर बाद पॉयरो लुइसा वॉलेस के पास उसके घर में खड़ा था, जो मंत्रमुग्ध होकर टकटकी बांधे नैन्सी ड्यूकेन द्वारा बनाए गए अपने चित्र को देख रही थी। ये चित्र उसके ड्राइंग रूम की दीवार पर लटका था। वो बोली, ये चित्र कितना गजब का है ना जरूरत से ज्यादा अच्छा, ना बुरा। मेरे जैसा गहरा रंग और वैसा ही ऊंचा माथा, हूबहू मेरी नकल। इतनी अच्छी बात है कि दुनिया में नैन्सी जैसे फनकार मौजूद हैं। पॉयरो को पेंटिंग पर ध्यान देने में काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर नैन्सी ड्यूकेन की चुस्त कलफ लगी पोशाक वाली नौकरानी तबीथा की जगह लुइसा वॉलेस की डोरकाज नाम की एक फूहड़ सी लड़की थी, जिसने अब तक 2 बार पॉयरो का कोट नीचे गिरा दिया था और एक बार तो उसका हैट गिराकर उस पर पैर भी रख दिया था। किसी और के राज में वॉलेस का घर काफी खूबसूरत हो सकता था, लेकिन उस दिन जैसा पॉयरो ने उसे पाया, उसमें बहुत सी कमियां थीं। दीवारों के साथ लगे भारी भरकम फर्नीचर के अलावा घर की हर चीज ऐसे लग रही थी जैसे इधर उधर कहीं भी गिर पड़ने से पहले तेज हवा उसे उड़ाती रही हो। बेतरतीबी पॉयरो को बिल्कुल भी सहन नहीं थी। वो उसे ठीक से सोचने नहीं देती थी। आखिरकार कोट और कुचले गए हैट को उठाने के बाद डॉर्कास कमरे से चली गई और पॉयरो अकेला लुइसा वॉलेस के साथ रह गया। स्टैनली बियर कमरों की तलाशी पूरी करने के लिए नैन्सी ड्यूकेन के घर पर ही रुक गया था और लॉर्ड वॉलेस फिलहाल घर पर नहीं था। वो उसी सुबह अपनी खानदानी जागीर देखने चला गया था। पॉयरो ने आते ही दीवार पर लगी पत्तों और मछलियों वाली उसकी बनाई तस्वीरें देख ली थी और वो सोच रहा था कि क्या वाकई वो सेंट जॉन की कारीगरी थी। लुइसा ने कहा, डॉर्कास की तरफ से मैं माफी चाहती हूँ मिस्टर पॉयरो। वो एकदम नई है और बहुत ही बेकार लड़की है।
लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। अभी बस उसे आए 3 ही दिन हुए हैं। धीरे धीरे वक्त के साथ वो सब सीख जाएगी। उसके साथ पता है क्या समस्या है? वो चिंता बहुत करती है। वो मन ही मन कहती है कि उसे साहब का हैट और कोट नीचे नहीं गिराना है। और फिर ये ख्याल उसके मन में इतना भर जाता है कि वो घबराहट में ठीक वही कर बैठती है जो उसे नहीं करना। ये बात बहुत ही पागल कर देने वाली है। जी हाँ, सही कहा आपने लेडी वॉलेस। असल में पिछले गुरुवार के बारे में मैं अरे हाँ, हाँ, हम वहाँ तक पहुँचे थे मिस्टर पॉयरो, और फिर उसके बाद मैं आपको ये तस्वीर दिखाने ले आई। हाँ, मैं आपको बता दूँ कि उस शाम नैन्सी यहीं पर थी। कितने बजे से कितने बजे तक मैम? मैं ठीक से याद नहीं कर पा रही। मुझे याद है कि हमने ये तय किया था कि वो 6 बजे आएगी पेंटिंग लेकर, और मुझे ऐसा याद नहीं आता कि उस टाइम मुझे ऐसा महसूस हुआ हो कि वो देर से आई थी। मुझे ये याद नहीं है कि वो कब वापस गई। लेकिन अंदाज़ा लगाकर मैं कह सकती हूँ कि 10 बजे या उसके थोड़ी देर बाद गई थी वो, और इस बीच वो पूरा वक़्त यहीं पर रही थी। मेरा मतलब है बीच में एक बार जाकर फिर दोबारा तो नहीं आ गई थी। अरे नहीं, नहीं मिस्टर पॉयरो, वो तो तस्वीर लेकर 6 बजे आ गई थी, और जब तक वो चली नहीं गई तो हम साथ ही थे। वैसे आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप पक्के तौर पर कह सकते हैं लेडी वॉलेस कि मिसेज़ नैन्सी 8:30 से पहले यहाँ से बाहर नहीं निकलीं? अरे कहा ना मैंने, बिल्कुल भी नहीं। 8:30 बजे तो हम खाने की मेज़ पर थे, वो तो उसके बहुत देर बाद गई थी। हम कौन? नैन्सी, सेंट जॉन और मैं। अगर मैं आपके पति से बात करूं तो क्या उनका भी यही बयान होगा? जी हाँ, बिल्कुल यही होगा, क्योंकि असल में ऐसा ही हुआ था। लेकिन एक मिनट, कहीं आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं लेडी वॉलेस। गुड, लुइसा ने दृढ़ता से कहा। फिर वो दोबारा दीवार पर लगी अपनी तस्वीर की तरफ घूम गई। आप जानते हैं, रंग नैन्सी की खासियत है। वो किसी के भी चेहरे पर खासियत ला सकती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत है रंग। जरा मेरी ड्रेस पर पड़ती हुई हरी रोशनी को देखिए। पॉयरो उसका मतलब एक ही पल में समझ गया। हरा रंग एक पल के लिए चमकीला दिखता था और अगले ही पल गहरा हो जाता था। पूरी तस्वीर में कोई भी रंग ठहरा हुआ नहीं था। तस्वीर देखते देखते ऐसा लगता जैसे रोशनी बदल रही है। नैन्सी ड्यूकेन का ऐसा लाजवाब हुनर था। तस्वीर में लुइसा वॉलेस गहरे गले की हरी पोशाक में कुर्सी पर बैठी थी। उसके पीछे लकड़ी की मेज पर एक नीला प्याला और जग रखे थे। पॉयरो कमरे में चहलकदमी करने लगा, तस्वीर का अलग अलग एंगल्स से मुआयना करते हुए। लुइसा आगे कहती रही, मैं तो नैन्सी को इस तस्वीर की कीमत देना चाहती थी, लेकिन वो ये बात सुनने को भी तैयार नहीं थी। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतनी दरिया दिल दोस्त मिली है। आप जानते हैं मिस्टर पॉयरो, मेरा पति इससे थोड़ा जलता है। मेरा मतलब इस पेंटिंग से। हमारा पूरा घर मेरे पति की ही तस्वीरों से भरा हुआ है। शायद ही कोई दीवार खाली होगी, और ये सारी सिर्फ उसी की तस्वीरें हैं, जब तक कि ये तस्वीर यहाँ नहीं आई थी। उसके और नैन्सी के बीच एक बेवकूफों जैसी होड़ लगी रहती है। मैं तो उस पर ध्यान नहीं देती। अपने अपने ढंग से दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में बढ़िया हैं। पॉयरो ने मन ही मन सोचा, तो नैन्सी ड्यूकेन ने ये तस्वीर लुइसा वॉलेस को गिफ्ट के तौर पर दी थी। क्या वो सच में बदले में कुछ नहीं चाहती थी, या फिर शायद एलिबाई पाने के लिए उसने ऐसा किया? कई वफादार दोस्त एक छोटा सा झूठ बोलने के लिए मना नहीं कर सकते अगर उन्हें इतना शानदार तोहफा मिल जाए। पॉयरो सोचने लगा कि क्या उसे लुइसा को ये बता देना चाहिए कि वो एक कत्ल के सिलसिले में यहाँ आया था। अभी तक उसने ये बात उसे बताई नहीं थी। तभी नौकरानी डॉर्कास के अचानक आने से पॉयरो का ध्यान भंग हो गया। क्या आप एक कप चाय या कॉफी पसंद करेंगे सर? हाँ, मैं एक कप कॉफी ले लूंगा, शुक्रिया। ठीक है सर, अभी लाती हूँ। जब वो बेढंगी चाल से चलते हुए कमरे से निकल गई तो लुइसा बोली, देखा आपने, कितनी बेवकूफ है ये लड़की। मन तो करता है कि अभी की अभी इसे निकाल दूं, लेकिन बिल्कुल नौकरानी ना होने से बेहतर है ऐसी नौकरानी होना जो थोड़ी फूहड़ हो। आजकल ढंग की लड़कियां ढूंढना तो नामुमकिन सा हो गया है। पॉयरो ने उसकी इस बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? दीवार पर ये जो दूसरी तस्वीरें हैं, ये सब आपके पति ने बनाई हैं? जी हाँ। जैसा कि आपने कहा, वो वाकई एक बहुत ही बढ़िया चित्रकार हैं। अगर आप मुझे अपना खूबसूरत घर पूरा दिखा सकें तो मैं खुद को बड़ा ही खुशनसीब समझूंगा। मैं आपके पति की बनाई सारी तस्वीरें देखना चाहता हूँ। आपने कहा था ना कि आपके घर की हर एक दीवार पर वो तस्वीरें लगी हुई हैं।
लुइसा मुस्कुराई और बोली, हाँ हाँ, मैं तो बड़ी खुशी से आपको सेंट जॉन की कारीगरी दिखाऊंगी। काश सेंट जॉन भी इस वक्त यहाँ होता। वो आपको अपनी तस्वीरों के बारे में मुझसे कहीं ज्यादा बता पाता। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी। आप कला के वाकई सच्चे कद्रदान लगते हैं मुझे। वरना तो इतने लोग घर में आते हैं और वो इन तस्वीरों को देखते तक नहीं, ना ही उनके बारे में कुछ पूछते हैं। तो चलिए हम हॉल से शुरू करते हैं। घर में घूमते हुए जब पॉयरो को कई किस्मों की मकड़ियों, पौधों और मछलियों की तस्वीरें दिखाई गईं, तो उसने सोचा कि खुशकिस्मती की बात थी कि वो कला को चाहने वाला था। वॉलेस की तस्वीरें सावधानी से बनाई हुई और ठीक ठाक थीं, लेकिन देखने पर वो मन में कोई एहसास नहीं जगाती थीं। नैन्सी ड्यूकेन की कला निश्चित तौर पर उससे कहीं बड़ी थी। उसने लुइसा वॉलेस की जैसे रूह को ही पकड़ लिया था और उसे कैनवास पर उसी तरह से जिंदा कर दिया था जैसी वो असल जिंदगी में थी। तभी ऊपर वाले चबूतरे पर डॉर्कास नजर आई। आपकी कॉफी सर। पॉयरो, जो उस वक्त सेंट जॉन की स्टडी में था, डॉर्कास के हाथ से कप लेने के लिए आगे को बढ़ा। वो पीछे को लड़खड़ाई, जैसे उसे उम्मीद ना हो कि पॉयरो उसकी तरफ बढ़ेगा, और उसने कॉफी का काफी सारा हिस्सा अपने सफेद एप्रन पर गिरा लिया। ओह, सॉरी सर, मैं बहुत ही अनाड़ी हूँ। मैं आपके लिए एक कप और बना देती हूँ। अरे नहीं प्लीज, उसकी कोई जरूरत नहीं। जितनी भी कॉफी बची थी वो पॉयरो ने ले ली और एक ही घूंट में उसे पी गया, इससे पहले कि वो भी उसके कपड़ों पर गिर जाए। लुइसा वॉलेस, जो अभी स्टडी में ही थी, उसने कहा, मेरे ख्याल से ये मेरी पसंदीदा तस्वीरों में से एक है। वो एक ऐसी पेंटिंग की तरफ इशारा कर रही थी जिसे पॉयरो देख नहीं पा रहा था। ब्लू बाइंड वीड, सोलोनम डल्कामारा, पिछले साल की 4 अगस्त। ये सेंट जॉन की तरफ से शादी की सालगिरह पर मेरा तोहफा था। तभी डॉर्कास बोली, क्या आप सच में कॉफी का एक और कप नहीं लेना चाहेंगे सर? 4 तारीख। हे भगवान! पॉयरो खुद से ही बुदबुदाया। जैसे ही उसके अंदर एक अजीब सी उत्तेजना उभरनी शुरू हुई, वो स्टडी में वापस आकर वो ब्लू बाइंड वीड की तस्वीर देखने लगा। लेडी वॉलेस ने डॉर्कास से कहा, उन्होंने एक बार जवाब दे दिया है ना डॉर्कास, उन्हें और कॉफी नहीं चाहिए। अरे इसमें कोई तकलीफ नहीं है मैडम, सच में नहीं। उनको कॉफी चाहिए थी और जब तक उन्हें मिली में कुछ नहीं बचा था। पॉयरो रहस्यमय ढंग से सोचते हुए बोला, अगर कुछ ना हो तो इंसान कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं सोचता। किसी चीज के ना होने पर ध्यान देना मुश्किल काम है, पॉयरो के लिए भी। जब तक किसी और जगह पर उस चीज को ना देख ले जो वहां होनी चाहिए थी। फिर उसने डॉर्कास का हाथ पकड़कर चूम लिया। मोहतरमा, जो तुमने मुझे दिया है वो कॉफी से कहीं ज्यादा कीमती है। डॉर्कास की हैरानी और परेशानी की सीमा नहीं थी। क्या मतलब सर? आपकी आंखें अजीब सी और हरी सी हो गई हैं सर। लुइसा वॉलेस ने बीच में ही टोकते हुए कहा, आपका मतलब क्या है मिस्टर पॉयरो? और डॉर्कास, तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। जी मैम। लड़की जल्दी से वहां से चली गई। पॉयरो बोला, मैं डॉर्कास और आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं मैम। करीब आधा घंटा पहले जब मैं यहाँ आया था तो मैं साफ साफ नहीं देख पाया। मैं सिर्फ गड़बड़ी और पहेलियां ही देख पाया। लेकिन अब मैं चीजों को जोड़कर देख सकता हूँ, और बहुत जरूरी है कि मैं बिना किसी दखलंदाजी के सोच सकूं। ओह, क्या आप जल्दी जाना चाहते हैं? अरे नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। असल में कसूर मेरा ही है। मैंने बात ही इतनी उलझी हुई कही थी। हमें कला का अपना ये सफर तो पूरा करना ही चाहिए। अभी तो जानने के लिए बहुत कुछ बाकी है। उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब अपना सोच विचार कर लूंगा। फिर वे लोग एक बार फिर से एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमने लगे। लुइसा ने अपने पति के चित्रों पर अपनी जोशीली कमेंट्री दोबारा से शुरू कर दी। ऊपर के माले पर जिस आखिरी कमरे में वो आए, ये एक मेहमानों का कमरा था, यानी गेस्ट रूम। वहां पर एक सफेद जग और प्याले का सेट था, जिन पर हरे, लाल और सफेद किनारे बने हुए थे। लकड़ी की एक मेज भी थी और एक कुर्सी भी। पोयरो ने उन दोनों को नैन्सी की बनाई लुइसा की पेंटिंग से पहचान लिया। उसने कहा, एक्सक्यूज मी, ये तस्वीर में बना हुआ नीला जग और प्याला कहाँ है? नीला जग और प्याला? लुइसा को कुछ समझ में नहीं आया। असल में मेरा मतलब है लेडी वॉलेस, कि मेरे ख्याल से आप नैन्सी ड्यूकेन की बनाई पेंटिंग के लिए इसी कमरे में बैठी होंगी, है ना? जी हाँ, यहीं बैठी थी। और एक मिनट रुकिए, जग और प्याले का ये सेट दूसरे गेस्ट रूम का है, तो फिर ये वहां क्यों नहीं है, यहाँ क्यों है? और वो नीला वाला जग और प्याला कहाँ है? वो तो मुझे नहीं पता, जरूर किसी दूसरे बेडरूम में होगा। शायद मेरे कमरे में।
ये पक्का डॉर्कास ने ही बदले होंगे। कहकर लेडी वॉलेस तेजी से खोई हुई चीजों को ढूंढने चल पड़ी। पोयरो उसके पीछे पीछे था। उसने कहा, मैं लगातार देख रहा हूं, जग और प्याले का कोई भी सेट किसी भी बेडरूम में नहीं है। अच्छी तरह ढूंढ लेने के बाद लुइसा ने दांत भींचते हुए कहा, ये लड़की कितनी बेकार है। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ होगा मिस्टर पॉयरो। पक्का ये डॉर्कास ने उसे तोड़ दिया है और मुझे बताते हुए डर रही है। चलिए मैं उससे पूछती हूँ। बेशक वो इनकार करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ही हुआ है, वरना जग और प्याले अपने आप ऐसे कहाँ गायब हो जाते। आपने आखिरी बार उस नीले जग और प्याले को कब देखा था मैम? पता नहीं, मैंने तो काफी टाइम से इस बात पर ध्यान ही नहीं किया। मैं गेस्ट रूम्स में कम ही जाती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरुवार की रात को जब नैन्सी ड्यूकेन यहाँ से गई तो उनको अपने साथ ले गई? अरे मिस्टर पॉयरो, कैसी बात कर रहे हैं आप? वो भला उनको क्यों ले जाएगी? ये तो बेवकूफी की बात है। मैंने यहीं दरवाजे पर खड़े होकर उसे गुड बाय कहा था और उसके हाथ में उसके घर की चाबी के अलावा और कुछ नहीं था। और वैसे भी नैन्सी क्या चोर है? और दूसरी तरफ ये लड़की है डॉर्कास। ये भी तो हो सकता है कि उसने उसको तोड़ा ना हो, चुरा लिया हो। जरूर ऐसी ही बात होगी, लेकिन मैं इसे साबित कैसे करूंगी? वो तो इस बात से पक्का इनकार ही करेगी। देखिए मैम, मेरे ऊपर एक इनायत कीजिए। डॉर्कास पर चोरी का या कपों को तोड़ने का कोई भी इल्जाम ना लगाएं। मुझे नहीं लगता कि वो कसूरवार है। तो फिर मेरा जग और कप कहाँ गए? उस बारे में मुझे कुछ सोचना होगा। मैं बस 1 मिनट बाद यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले क्या मैं आखिरी बार नैन्सी ड्यूकेन की बनाई आपकी तस्वीर को देख सकता हूँ? हाँ हाँ, खुशी से देखिए। पोयरो एक बार फिर से ड्राइंग रूम में जाकर पेंटिंग के सामने खड़ा हो गया। लुइसा मुंह में ही बड़बड़ाई, ये कमबख्त लड़की। अब जब मैं पेंटिंग को देख रही हूँ तो मुझे सिर्फ नीला जग और कप ही दिखाई दे रहा है। हाँ वाकई, ये एकदम अलग ही दिखता है ना? अरे मिस्टर पॉयरो, ये चीज मेरे घर में थी और अब नहीं है। ये बात बहुत ही परेशान करने वाली है। वाकई ये दिन कितना परेशान करने वाला रहा है। पॉयरो मुस्कुराकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पॉयरो ने घर में वापस आते ही मकान मालकिन मिसेस एंसवर्थ से एक कागज और कुछ रंगीन पेंसिलें मंगवाईं। 20 मिनट बाद उसने फिर से मिसेस एंसवर्थ को पुकारा और जब वो आई तो पॉयरो ने एक लिफाफा उसे थमा दिया जो बंद था। प्लीज मिसेस एंसवर्थ, मेरे लिए स्कॉटलैंड यार्ड को फोन करो और उनसे बिना देर किए इस लिफाफे को ले जाने को कहो और इसे कांस्टेबल बियर को दे दो। मैंने लिफाफे पर उसका नाम लिख दिया है। उनसे कहना कि ये बहुत ही खास है। ये ब्लॉक्सम कत्लों के बारे में है। 5 मिनट बाद जब फोन करके मिसेस एंसवर्थ लौटी तो उसका हाथ उसके मुंह पर था और गाल लाल हो रहे थे। ओह मिस्टर पॉयरो, हम सब के लिए बुरी खबर है। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है सच में। अरे क्या हुआ मिसेस एंसवर्थ? मैंने स्कॉटलैंड यार्ड फोन किया जैसा तुमने कहा था। उन्होंने कहा कि वो किसी को तुम्हारा लिफाफा लेने भेज देंगे। और उसके बाद जैसे ही मैंने फोन बंद किया, फोन फिर से बजा और ये बहुत ही भयानक खबर थी। ब्लॉक्सम होटल में एक और खून हो गया है। पता नहीं इन महंगे होटलों में क्या खराबी है। सच में मुझे पता नहीं। अध्याय 14। लंदन लौटकर मैं प्लेजेंट्स की तरफ चल दिया, ये सोचकर कि शायद पॉयरो मुझे वहां मिल जाए। लेकिन कॉफी हाउस में एक ही जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया, उस वेट्रेस का जिसे पॉयरो उड़ते बालों वाली कहता है, यानी फी स्प्रिंग। पता नहीं क्यों ये लड़की मुझे पसंद थी। मुझे देखते ही वो भी मुस्कुरा दी। आपके दोस्त मिस्टर पॉयरो तो यहाँ पर नहीं है सर, उसने कहा। ओहो, मुझे तो उम्मीद थी कि वो यहीं होगा, जेनी हॉब्स के आने के इंतजार में। जेनी हॉब्स? ओहो, तो आपने उसके लिए एक सरनेम ढूंढ निकाला। मिस्टर पॉयरो को ये जानकर बड़ी ही खुशी होगी कि वो सारा वक्त किसके लिए फिक्र करते रहे हैं। शायद अब वो मुझे परेशान करना छोड़ दें। मैं तो जब भी मुड़कर देखती हूँ वो वहीं पर बैठे होते हैं, जेनी के बारे में वही सवाल पूछते हुए जो वो पहले भी कई बार पूछ चुके हैं। अच्छा, क्या जेनी के बारे में और कुछ पता चला? नहीं, बताने लायक तो कुछ खास नहीं, लेकिन मेरे पास बताने लायक है मिस्टर कैचपूल। आइए मैं आपको बताती हूँ। मिस्टर पॉयरो भी जरूर इस बात को जानना चाहेंगे। फी मुझे धकेल कर एक खाली मेज तक ले गई। हम दोनों बैठ गए। वो बोली, उस रात जेनी आई थी जब वो बहुत घबराई हुई थी पिछले गुरुवार को। मैंने मिस्टर पॉयरो को कहा था कि मैंने उस दिन कुछ देखा था, लेकिन फिर मैं भूल गई थी। और अब मुझे याद आ गया है कि वो क्या बात थी। असल में उस टाइम काफी अंधेरा था और मैंने पर्दे नहीं डाले हुए थे।
मैं पर्दे कभी डालती ही नहीं। इससे तो अच्छा है कि गली में रोशनी कर दी जाए। मैं हमेशा यही सोचती हूँ। और जो लोग अंदर झाँक सकें, उनके अंदर आने की संभावना बढ़ जाती है। हाँ, तो उस दिन जब जेनी अंदर आई और मैंने उसे कहकर उससे दरवाज़ा बंद करवाया, तो उसके बाद वो भागकर खिड़की तक चली गई और बाहर देखने लगी। वो ऐसे पेश आ रही थी जैसे बाहर कोई उसके पीछे पड़ा हो। वो एकटक बाहर देखती रही, देखती रही। लेकिन असली बात ये है कि वो सिर्फ अपने को, इस कमरे को और मुझे देख सकती थी। मेरा मतलब है मेरे अक्स को। और तब मैंने उसे देखा था। इसीलिए मुझे पता था कि वो कौन थी। आप मिस्टर पॉयरो से पूछिए, वो आपको बताएँगे। उसके मुड़ने से पहले ही मैंने कहा था, "अच्छा, ये तुम हो?" असल में खिड़की एक आईने की तरह काम कर रही थी। यहाँ अंदर इतनी रोशनी और बाहर अंधेरा होने की वजह से। अब हो सकता है कि आप कहें कि वो शायद बाहर देखने की कोशिश कर रही थी, चाहे उसे उस काम में कामयाबी मिल रही थी या नहीं। लेकिन ये सच नहीं है मिस्टर कैचपूल। वो अपना पीछा करने वाले किसी इंसान को नहीं देख रही थी। वो मुझे देख रही थी, जैसे मैं उसे देख रही थी। मेरी आँखें उसकी आँखों की परछाई को देख सकती थीं और उसकी आँखें मेरी आँखों की। जैसे आईने में होता है, आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। मैंने हाँ में सिर हिलाया। और मैं कसम खाकर कहती हूँ मिस्टर कैचपूल कि जेनी मुझे ही देख रही थी, इस बात का इंतजार करते हुए कि मैं इस तरह अचानक उसके आने के बारे में क्या कहती हूँ या क्या करती हूँ। सुनने में ये बात अजीब लगेगी मिस्टर कैचपूल, लेकिन ऐसा था जैसे मैं उसकी आंखों से ज्यादा कुछ देख सकती थी। मैं उसका दिल भी देख सकती थी, अगर ये बहुत दूर की कौड़ी ना लगे तो। मैं कसम खाकर कह सकती हूँ कि वो इसी बात का इंतजार कर रही थी कि मैं हालात को संभाल लूं। और ये इतनी ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात, पता नहीं मैं पहले कैसे भूल गई थी। इस बात के लिए मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा भी आ रहा है। और मैं कसम खाकर ये भी कहती हूँ कि मैंने ये सारी बातें अपने मन से नहीं गढ़ी हैं। उसकी परछाई सीधे मेरी परछाई की आंखों में ही देख रही थी। जैसे कि खतरा मैं थी उसके लिए, बाहर सड़क पर कोई नहीं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि उसे मेरी तरफ इस तरह से देखने की क्या ज़रूरत थी। क्या आप इस बात से कुछ समझ सकते हैं? ठीक है फ़ी, मैं पॉयरो को ये सब बता दूँगा। जब मैं घर वापस पहुँचा, तो पॉयरो को बाहर जाने की तैयारी में पाया। हैट और कोट पहने, वो बाहर खुले दरवाजे में खड़ा था। उसके चेहरे की रंगत गहरी और परेशान हाल थी। हमें तुरंत ब्लॉक्सम होटल जाना है कैचपूल, उसने कहा। एक और कत्ल हो गया है, ब्लॉक्सम होटल में ही। हे भगवान! मैंने अपना माथा थाम लिया। क्या ये जेनी हॉब्स थी? मैंने पूछा। मुझे पता नहीं। मिस्टर लेजरी ने फ़ोन पर यह खबर दी थी। तब से मेरी उससे बात नहीं हुई है। चलो, हमारी कार भी आ गई है। मैंने जल्दी से अपने बक्से पास खड़ी मिसेस एंसवर्थ को पकड़ाए और गाड़ी में बैठ गया। जब हम चल पड़े तो पॉयरो बोला, मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं चौथा कत्ल रोक पाऊंगा, लेकिन मैं हार गया। लेकिन तुम जो कर सकते थे वो तुमने किया पॉयरो। इसे अपनी हार मत समझो। चलो खैर छोड़ो। ये बताओ, तुम्हें ग्रेट हॉलिंग में क्या क्या पता चला? मैंने उसे सारी बातें बताई, छोटी से छोटी डिटेल के साथ। बोलते हुए मैंने एक अजीब चीज देखी। उसकी आंखें गहरी हरी होती जा रही थी। जब मैं सब बता चुका तो पॉयरो बोला, ओह, तो जेनी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेवियर कॉलेज में पैट्रिक आइव का बिस्तर बनाया करती थी। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। अच्छा ये बताओ, मार्गरेट के घर पहली बार जाने के बाद तुमने उसका पीछा नहीं किया? उसका पीछा? वो क्यों करना चाहिए था मुझे? और ऐसा सोचने की कोई वजह भी नहीं थी। मेरे ख्याल से वो कहीं आती जाती नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो अपना सारा टाइम अपनी खिड़की में से आइव पति पत्नी की कब्रों के पत्थर देखने में ही बिताती है। पॉयरो ने सख्ती से कहा, तुम्हारे पास बहुत बड़ी वजह थी ये सोचने की कि वो कहीं जाएगी या फिर कोई उसके पास आएगा। जरा सोचो कैचपूल, पहले दिन वो तुम्हें पैट्रिक और फ्रांसिस के बारे में बताने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने कहा था कल वापस आना। और फिर जब तुम अगले दिन गए तो उसने तुम्हें पूरी कहानी सुना दी। क्या तुम्हें ये नहीं सूझा कि इस देर की वजह उसकी किसी और से सलाह लेने की इच्छा हो सकती है? अरे नहीं पॉयरो, मुझे तो वो ऐसी औरत लगी जो अपने फैसले सोच समझ कर लेती है, जल्दबाजी में नहीं। और इसीलिए मुझे उसके ऊपर कोई शक नहीं हुआ। लेकिन मुझे पूरा पूरा शक है कि वो डॉक्टर फ्लावर डे से सलाह करना चाहती थी कि उसे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। हाँ, अगर ऐसी बात है, अब तो उसने ज़रूर डॉक्टर फ्लावर डे से ही बात की होगी।
वो उनकी काफी इज्जत करती है और उसने बीच में कई बार उनका जिक्र भी किया था। पॉयरो के गले से फुफकारने जैसी आवाज निकली। और फिर भी तुम डॉक्टर फ्लावर डे को ढूंढने नहीं निकले? तुम इतने ईमानदार हो कि एक बार चुप रहने की कसम खा ली, तो उसके बाद तुम उस कसम को तोड़ नहीं सकते थे? केस सॉल्व करना ज्यादा जरूरी था या अपनी बेहुदा कसम से चिपके रहना? और ये तुम प्यार की जगह इज्जत शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें साफ-साफ दिखाई नहीं दिया कि मार्गरेट एम्ब्रोस फ्लावरडे से प्यार करती है? जितनी भी बातें तुमने मुझे बताई उनसे ये साफ-साफ दिखाई दे रहा है। वो जब भी इस पादरी और उसकी बीवी के बारे में बात करती है, जिन्हें वो जिंदगी में कभी मिली तक नहीं, तो वो इतनी जज्बाती हो जाती है। ऐसा नहीं होता कभी भी। असल में उसका प्यार डॉक्टर फ्लावरडे के लिए है। वो पादरी आइव और उसकी पत्नी के लिए फ्लावरडे के जज्बातों को महसूस करती है, क्योंकि वो उसके प्यारे दोस्त थे। अब समझे कुछ? मैं मन ही मन भुनभुनाया, लेकिन जानता था कि पॉयरो से बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। वो सिर्फ मुझे लेक्चर देगा और मेरी अनगिनत कमियां और गिनवा देगा। इसलिए मैंने बात का रुख दूसरी तरफ मोड़ते हुए उसे अपने प्लेजेंट्स जाने और फी ने जो मुझे बताया था उसके बारे में बताया। तुम्हें क्या लगता है पॉयरो, इस बात का क्या मतलब होगा? मैंने उससे पूछा। पॉयरो ने मेरे सवाल को अनसुना कर दिया और पलटकर मुझसे ये पूछा कि क्या मैंने उसे सारी बातें बता दी थी? कोई एक आध छोटी-मोटी बात मैं भूल तो नहीं गया था? मैंने जवाब दिया, अरे हाँ भाई, ग्रेट हॉलिंग में जो भी हुआ मैंने सब बता दिया है। बाकी खबर जो है वो तहकीकात की है जो आज होनी है। तीनों शिकारों को जहर दिया गया था। हालांकि एक पहेली अजीब है। उनके पेट में हाल ही में खाया गया कुछ भी नहीं मिला है। यानी हैरियट, ईडा और रिचर्ड ने कत्ल होने से कई घंटे पहले से कुछ नहीं खाया हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3 जनों के लिए जो शाम की चाय और नाश्ता आया था, वो कहाँ गायब हो गया ये भी पता लगाना है। ओह! चलो, एक राज तो सुलझा। पोयरो ने राहत की सांस लेते हुए कहा। राज सुलझ गया? मुझे तो लगा था ये राज पैदा हुआ है। जरा मुझे भी तो खुलकर समझाओ। अरे कैचपूल, अगर मैं तुम्हें जवाब बता दूं, अगर मैं तुम पर रहम खा लूं, तो तुम अपने आप से सोचने की अपनी काबिलियत को पैना कैसे करोगे? मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है जिसके बारे में मैंने तुम्हें नहीं बताया। उसका नाम है हेस्टिंग्स। मैं उससे अक्सर अपने ग्रे सेल्स को इस्तेमाल करने के लिए इसरार करता रहता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ, उसके ग्रे सेल्स भी मेरे ग्रे सेल्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और तुम्हें यह भी बता दूं, तुम्हारे ग्रे सेल्स भी मेरे ग्रे सेल्स का कभी मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर अक्ल की तो कमी नहीं है, लेकिन तुम खुद पर यकीन नहीं करते। खुद जवाब ढूंढने की जगह तुम किसी और का इंतजार करते हो कि वो जवाब ढूंढे और तुम्हें बताए। लेकिन हरक्यूल पोयरो तुम्हें यूं सारी पकी पकाई प्लेट में परोस कर देने वाला नहीं है। इतना घमंडी है ये आदमी। मैं मन ही मन बुदबुदाया और फिर मैंने देखा कि हम ब्लॉक्सम होटल पहुंच चुके थे। इससे आगे की कहानी के लिए सुने द मोनोग्राम मर्डर्स का चौथा भाग।